अध्याय 281 एक सुंदरी का आगमन। ओह, किस तरह का व्यावसायिक प्रस्ताव। स्क्रीन के पीछे बैठी महिला उत्सुकता से बोली। चेन जुबान जोर से हंसा, लेकिन उसने तुरंत उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने कहा, व्यापार की चर्चा से पहले दोनों पक्षों को अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। मैं खुद यहाँ आकर अपना फर्ज निभा चुका हूँ, फिर भी यह गिरोह की सरगना मुझसे दूरी बनाए हुए है और सामने आने से इनकार कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें ईमानदारी की कमी है? पर्दे के पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी। इतने सालों में मुझे इस रिवाज की आदत हो गई है। मुझे उम्मीद है कि स्टॉक डे मास्टर चेन को बुरा नहीं लगेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पर्दे के पीछे से एक सुंदर और मनमोहक आकृति धीरे धीरे उभर आई। चेन जुबान की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसके सामने खड़ी लड़की ने चटक लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसने एक क्रॉप टॉप पहना था जिससे उसके सुडौल और आकर्षक एब्स दिख रहे थे। उसकी त्वचा गोरी, चिकनी, कोमल और मुलायम थी, फिर भी एक नज़र में ही वह समझ गया कि उसकी कमर कितनी लचीली है। उसने कल्पना की कि वह उसके ऊपर बैठकर अपने कूल्हों को मटका रही है। उसके हाव भाव निश्चित रूप से मनमोहक और ऊर्जा से भरपूर होंगे। उसका टॉप न सिर्फ उसके पेट को पूरी तरह से ढकने में नाकाम रहा, बल्कि इतना टाइट था कि उसके क्लीवेज का काफी हिस्सा दिख रहा था। उसके उभरे हुए स्तनों के बीच एक गहरी खाई थी, जो सबका ध्यान खींच रही थी, लेकिन अपने राज को छिपा नहीं रही थी। बेशक, जितना ज्यादा छेड़ा जाता था, दिल की धड़कन उतनी ही तेज हो जाती थी। अफसोस की बात सिर्फ ये थी कि उसका चेहरा ज्यादातर लाल घूंघट से ढका हुआ था। वह उसके चेहरे की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। लेकिन उन बड़ी और खूबसूरत आंखों को देखकर यह स्पष्ट था कि नीचे का उसका बाकी चेहरा भी निश्चित रूप से निराश नहीं करेगा। बेशक, ऐसी असाधारण शारीरिक बनावट के साथ, चाहे उसका चेहरा सुंदर हो या न हो, इससे उसकी आकर्षण क्षमता में कोई कमी नहीं आती थी। लेकिन साथ ही उसे उसका रूप रंग थोड़ा अजीब लगा। भूमिगत तस्करी में शामिल लोग आमतौर पर हर दिन बाहर रहते थे, बाहर ही खाते पीते और सोते थे। उसकी त्वचा का रंग और गहरा होना चाहिए था। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह हर दिन दूध से नहाती हो? ये गिरोह की मुखिया किसी अमीर परिवार की लड़की जैसी लग रही थी। हालांकि इस गिरोह की सरगना का स्वभाव हमेशा रहस्यमय रहा था और वह कभी दूसरों के सामने नहीं आती थी। शायद इसी वजह से उसका रंग गोरा था। लाल वस्त्र पहने इस युवती को उसकी भूखी निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके होठों के कोनों पर एक मनमोहक मुस्कान आ गई। क्या यह मेरी ईमानदारी को व्यक्त करने के लिए काफी है? बिल्कुल, चेन जुबान ने तुरंत कहा। अगर आप थोड़ा और कपड़े उतार दें तो और भी ज्यादा ईमानदारी नजर आएगी। तो फिर मुझे आश्चर्य है कि स्टॉक डे मास्टर चेन मुझसे किस तरह के व्यवसाय पर चर्चा करना चाहते हैं। महिला की आवाज में एक शरारती लहजा था। उसके आकर्षक पहनावे और सुडौल शरीर ने किसी भी पुरुष को उत्तेजित करने के लिए काफी था। ये लड़की तो अमर निवास की क्यू होंगलेई का भी मुकाबला कर सकती है। चेन जुबान ने घबराकर निगल लिया। उसे उस अद्भुत शरीर को गले लगाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। हालांकि वेल गैंग की प्रतिष्ठा बेहद खौफनाक थी और इसी वजह से वह थोड़ा संशय में था। इस गिरोह के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने से पहले उसने कोई भी जल्दबाजी भरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। मैं आज यहाँ एक निवेश पर चर्चा करने आई हूँ। चेन जुबान की नजरें बार बार उसके सीने और नितंबों पर घूम रही थीं। मैं इन दोनों अंगों में निवेश करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि स्टॉक डे मास्टर चेन किस बारे में बात कर रहे हैं। महिला थोड़ी उलझन में लग रही थी। मैं स्पष्ट रूप से अवैध नमक व्यापार की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि वेल गैंग अन्य व्यवसायों में भी शामिल हो? चेन जुबान आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपने सामने की सुंदरता की प्रशंसा करने लगा। इतनी खूबसूरत महिला के साथ व्यापार पर चर्चा करना वाकई एक आनंददायक अनुभव था। महिला की भौहें तन गईं और उसकी आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। ब्लैकविंड स्टॉकएड हमेशा से एक स्वतंत्र संस्था रही है। स्टॉकएड लीडर क्या कहना चाह रहा है? अवैध नमक व्यापार से भारी मुनाफा होता था और जाहिर है कि वह उस मुनाफे को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती थी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ आपके सम्मानित गिरोह के कारोबार में हिस्सेदारी के लिए लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं सहयोग का प्रस्ताव रखता हूँ, चेन जुबान ने समझाया। वह महिला असमंजस में थी। आप किस तरह सहयोग करना चाहते हैं? चेन जुबान ने कहा, एक नजरिए से देखें तो आपके वेल गैंग का धंधा हमारे ब्लैकविंड स्टॉकएड की गतिविधियों से भी ज्यादा खतरनाक है। राजमहल और ब्राइटन मून ड्यूक दोनों ही आपके धंधे के बिना ज्यादा खुश रहेंगे, जो उनके लिए लगातार कांटा बना हुआ है। आप जो नमक बेचते हैं वह सरकारी नमक से जरा भी कमतर नहीं है, शायद थोड़ा बेहतर ही है। आपके माल और सरकारी माल में सिर्फ नमक के परमिट का ही फर्क है। क्या आप नमक के कुछ परमिट दिलवा सकते हैं? महिला अचानक दिलचस्पी दिखाने लगी। चेन जुबान मुस्कुराए। नहीं तो मैं इस द्वीप पर आकर आपको परेशान करने की हिम्मत क्यों करती। ये नमक के परमिट शाही दरबार द्वारा बेहद सख्ती से नियंत्रित किए जाते हैं और हर साल इनकी एक निश्चित संख्या ही जारी की जाती है। भला आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अचानक उनके वाक्य में कुछ आया। मैंने सुना है कि वांग परिवार के युवा स्वामी का अपहरण कर लिया गया है। मुझे लगता है कि यह किले के मुखिया का काम है। चेन जुबान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गिरोह के सरगना के पास इस द्वीप पर इतना बड़ा सूचना नेटवर्क होगा। महिला ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, हमें इसकी जरूरत है। हमारे काम में एक अच्छा सूचना नेटवर्क बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा गिरोह अब तक कई बार खत्म हो चुका होता। चेन जुबान को लगा कि उसकी बातों में काफी सच्चाई है। तुम सही कह रही हो, उसने पुष्टि की। मेरे पास वांग परिवार के माध्यम से आधिकारिक नमक परमिट प्राप्त करने का एक तरीका है, इसलिए मैं इन परमिटों का इस्तेमाल अवैध नमक के कारोबार में करना चाहता हूँ। महिला ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। मुझे मानना पड़ेगा कि यह सौदा मुझे दिलचस्प लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि स्टॉकएड मास्टर चेन मुनाफे को कैसे बांटना चाहते हैं। चेन जुबान हंसते हुए बोली, चूंकि हम दोनों ने इतनी ईमानदारी दिखाई है तो जाहिर है कि यह 50-50 का मामला होना चाहिए।
इस तरह किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं होगा। उस महिला ने उसके प्रस्ताव पर ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, किसी का नुकसान नहीं होगा। किले का मुखिया तो बस हमें कुछ नमक के परमिट दे रहा है, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके नमक के परमिट के लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। 50% मांगना क्या कुछ ज्यादा नहीं है। चेन जुबान ने अपनी मुस्कान छुपा ली। यहीं पर गिरोह के सरगना की बातें गलत हैं। नमक के व्यापार में खूब मुनाफा कमाया जा सकता है। अवैध और आधिकारिक नमक में सबसे बड़ा अंतर नमक के परमिट का होता है। हम अब आप सभी को अपना उत्पाद कानूनी रूप से बेचने का साधन उपलब्ध करा रहे हैं। भला 50% भी कम कैसे हो सकता है? हिसाब किताब इस तरह नहीं होता, महिला ने गंभीर स्वर में कहा। हम जो अवैध नमक बेचते हैं और जो आधिकारिक नमक बेचते हैं, उनका हिसाब किताब बिल्कुल अलग होता है। अगर हम आपको अपने मुनाफे का आधा हिस्सा यूं ही दे दें, तो हो सकता है कि हमें उतना भी न मिले जितना कि सारा नमक अवैध रूप से बेचने पर मिलता। फिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? चेन जुबान ने सिर हिलाया। गिरोह के सरगना, कृपया मुझे धमकाने की कोशिश न करें, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि मुझे इस धंधे की समझ नहीं है। अवैध नमक 20 से 30 कियान प्रति जिन में बिकता है, जबकि आधिकारिक नमक आमतौर पर 100 कियान और यहां तक कि 150 कियान तक में बिकता है। यानी 6 से 7 गुना मुनाफा। आप कैसे कह सकते हैं कि इस सौदे में आपको नुकसान हो रहा है? स्टॉक डे मास्टर को पूरी जानकारी नहीं है। सरकारी नमक की कीमत भले ही ज्यादा हो, लेकिन आम लोग उसे खरीद नहीं सकते, इसलिए सभी लोग हमारे अवैध नमक का इस्तेमाल करते हैं, महिला ने समझाया। इसीलिए 6 से 7 गुना मुनाफा सिर्फ सैद्धांतिक है। असल में नमक की कीमत इतनी नहीं होती, बल्कि यह इससे कहीं कम दाम में बिकता है। तो फिर गिरोह के सरगना को कितना उचित लगता है? चेन जुबान भी स्थिति की वास्तविकता से भलीभांति परिचित था। वह पहले जानबूझकर दूसरे पक्ष पर दबाव डाल रहा था। वह महिला कुछ देर चुप रही, फिर उसके लाल होंठों से एक संख्या निकली। अगले साल के मुनाफे का ज्यादा से ज्यादा 10%। 10%। चेन जुबान गुस्से से भड़क उठा। वह अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। क्या तुम किसी भिखारी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो? मैं नेक इरादे से आया था। क्या गिरोह का सरगना हद पार नहीं कर रहा है? दबाव की एक लहर बाहर की ओर उमड़ पड़ी। बाहर खड़े वेल गैंग के सदस्यों ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन महिला के आदेश पर उन्हें रोक दिया गया। अपने अधीनस्थों को शांत रहने का आदेश देने के बाद वह मुड़ी और शांत स्वर में बोली, कृपया जल्दी क्रोधित न हो, स्टॉक डे मास्टर चेन। मेरी बात ध्यान से सुने। हमारा अवैध नमक बिना नमक परमिट के भी बिक जाएगा। आधिकारिक तौर पर नमक बेचने की तुलना में ये दोनों तरीके बिल्कुल अलग हैं। बेशक, नमक परमिट होने से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है, जिससे हमारे व्यापार का जोखिम कम हो जाता है। बस अफसोस की बात यह है कि स्टॉक डे मास्टर के नमक परमिट केवल एक बार के लिए ही मान्य हैं। आपके पास इनकी निरंतर आपूर्ति का कोई साधन नहीं है। इसके अलावा जेल के मुखिया को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी स्थिति आरामदायक है। असल में हमारी आमदनी का एक हिस्सा विभिन्न पक्षों को रिश्वत देने में खर्च हो जाता है, वरना हम इतने सालों तक कैसे टिक पाते? मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा उन्हीं लोगों के हाथों में जाता है और हमें बस थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। इसीलिए जेल के मुखिया को मुनाफे का 10वां हिस्सा देना भी हमारे लिए बोझ है। चेन जुबान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। मैंने सुना है कि वेल गैंग के सरकार में कुछ संपर्क हैं। मुझे आश्चर्य है, कौन सी महान हस्ती आपके साथ सुर्खियां बटोर रही है? उस महिला का चेहरा गंभीर हो गया। कैदी का मुखिया इस सवाल को लेकर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। चेन जुबान जानता था कि वह इस मामले पर चुप रहेगी। वह जोर से हंसा और बोला, तो फिर 20%। इससे कम तो नहीं कर सकता? महिला ने सिर हिलाया। ज्यादा से ज्यादा 15%। चेन जुबान कुछ पल चुप रही। ठीक है, हमारा समझौता हो गया। हे, ये तुम्हें कभी न कभी किसी कमरे में ले जाएगा। उस समय तुम मेरी हो जाओगी, तुम्हारा पैसा मेरा होगा और तुम्हारी हर चीज मेरी होगी। अभी थोड़ा कम में समझौता कर लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं एक सफल साझेदारी की आशा करती हूँ। महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने चाय का प्याला उठाकर शुभकामना व्यक्त की। चेन जुबान को इन सब बातों का भी अनुभव था। उसे जरा भी डर नहीं था कि वह उसे जहर देने वाली है। उसने प्याला उठाया, एक घूंट लिया और कहा, इतनी देर बातचीत करने के बाद भी मैंने गिरोह के सरगना का नाम नहीं सुना। महिला ने जवाब दिया, मेरा उपनाम गुवान है। गुवान। चेन जुबान थोड़ा चिढ़ गया। यह महिला अपना नाम तक नहीं बताना चाहती थी। कोई बात नहीं, उसे एक दिन पता चल ही जाएगा। अल्पविराम। जब द्वीप पर यह व्यापारिक सौदा चल रहा था, तब जुआन जियांग लुओफू द्वारा दिए गए दस्तावेजों का उपयोग करके चेन जुबान के छिपने के स्थान की तलाश में व्यस्त था। जब से जुआन ने उसे 7.5 मिलियन चांदी के सिक्कों का वचन पत्र दिया था, तब से वह लगातार इस बात को लेकर परेशान थी कि वह प्लम ब्लॉसम संप्रदाय की संपत्ति पर कब्जा कैसे करेगी। अकादमी के संपर्कों के कारण प्लम ब्लॉसम संप्रदाय की सभी संपत्तियों का पता लगाना, चाहे वे कानूनी हो या अवैध, बहुत मुश्किल नहीं था। जब जुआन ने उनसे संपर्क किया, तो जियांग लुओफू ने बिना किसी झिझक के उन्हें अपनी संकलित जानकारी सौंप दी। वैसे भी वह उन्हें ही संपत्ति का कार्यभार सौंपने वाली थी, इसलिए उन्हें ये जानकारी पहले से देना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब जुआन ने सभी संपत्तियों की जानकारी एक साथ देखी, तो वह मन ही मन अवाक रह गया। एक कैसीनो सच में इतना पैसा कमा सकता है? उसने देर करने की हिम्मत नहीं की। वह जियाओ शान और चू कबीले के अन्य पहरेदारों को अपने साथ ले गया। दुर्भाग्य से शाम भर खोज करने के बाद भी उनकी खोज व्यर्थ रही। क्या मेरा अनुमान गलत था? जुआन निराश महसूस कर रहा था। वह खाली हाथ चू एस्टेट लौट आया। आखिरकार उसे चू चुयान का इलाज तो करवाना ही था। जब वह चू कबीले में लौटा और उसने सारी घटना बताई, तो स्वामी, स्वामिनी और चू चुयान तीनों ने माथे पर शिकन डाल दी। स्पष्ट रूप से यही वह स्थिति थी जिसके बारे में वे सबसे अधिक चिंतित थे। अगर वे वांग युवानलों को नहीं बचा पाए, तो वांग और चू कुलों के बीच संबंध पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इससे मामला वाकई जटिल हो जाएगा।
तभी चेंग शॉपिंग दौड़ता हुआ आया। छोटे मालिक, बाहर कोई आपको ढूंढ रहा है, उसने उत्साह से कहा। कौन है? जुआन थोड़ा उत्सुक था। इतनी रात को कौन उसे ढूंढ रहा था और कौन उसे इतना उत्साहित कर सकता था? चेंग शॉपिंग ने अपना मुंह खोला। अचानक उसने देखा कि चू जोंगटियन और अन्य लोग उसके साथ वहां खड़े हैं और उसने तुरंत अपनी बात रोक ली। मैं, एक तुच्छ व्यक्ति, कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। ऐसी कौन सी बात है जो तुम कहने की हिम्मत नहीं करते? इस तरह आनाकानी करना तुमने कब से सीख लिया? किन वानरू ने अधीरता से कहा। उसे इस आदमी के बारे में अच्छी राय नहीं थी। पहले उसने उसके पति के लिए सबसे अच्छी रखेलें ढूंढने का प्रस्ताव रखा था, जिससे वह बहुत नाराज हो गई थी। चेंग शॉपिंग को भली भांति पता था कि दूसरी मिस चू द्वारा दी गई पिटाई से लगे घाव अभी तक भरे नहीं थे। फिर भी मास्टर और मैडम की घूरती निगाहों को देखकर वह चुप नहीं रह सका। उसने कहा, ये लेडी कियू हैं। कौन सी लेडी कियू? चू जोंगटियन दंग रह गया, उसका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था। चेंग शॉपिंग ने गर्व से कहा, ब्राइट मून सिटी में और कौन सी लेडी कियू है? ये तो स्पष्ट रूप से अमर निवास की कियू होंगले ही है। असंख्य पुरुषों को उससे मिलने की अनुमति मिलना भी मुश्किल था और फिर भी वह आधी रात को इतनी दूर चलकर केवल युवा स्वामी से मिलने आई थी। उसे तुरंत ही कुछ हद तक गर्व का अनुभव हुआ। अध्याय 282, द्वार से प्रवेश करना। कियू होंगलेई। किन वानरू का चेहरा पल भर में भयभीत हो गया। उसने पहले कभी किसी लड़की को किसी दूसरे के दामाद के प्रति इस तरह का आक्रामक व्यवहार करते नहीं देखा था। चू चुयान भी कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। आखिर कौन सी पत्नी यह सुनकर खुश होगी कि आधी रात को एक वेश्या उसके पति को ढूंढते हुए आए है? कियू होंगलेई यहाँ किसके लिए आए है? चू जोंगटियन अभी भी असमंजस में था। युवा स्वामी। चेंग शॉपिंग ने अपनी आंखें झपकाईं। उसे याद आया कि कुछ साल पहले स्वामी ने भी कियू होंगलेई की सुंदरता की तारीफ की थी। क्या स्वामी को जलन हो रही है? लेकिन मास्टर लगभग हर मामले में यंग मास्टर से बेहतर हैं। यंग मास्टर से वह सिर्फ लड़कियों को पटाने की कला में ही पीछे हैं। चू जोंगतियान के पास इतने वर्षों से कोई रखेल नहीं थी और इसी वजह से चेंग शॉपिंग को रसोई में काम करने के लिए भेज दिया गया था। अब देखिए युवा स्वामी, जागीर में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियां प्रचलित हो गई हैं। हे गुरु, आपको सचमुच उनसे ये कौशल सीखना चाहिए। जुआन को इतनी सारी अजनबी निगाहों के नीचे होने से शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी हो। मैं अभी वापस आती हूँ। क्या उचित, भला किस तरह का उचित मामला होगा जिसके लिए एक वेश्यालय की रखेल आधी रात को इतनी दूर यहाँ तक दौड़कर आएगी? किन वानरू ने उपहास उड़ाते हुए कहा। देखो, ये तो बहुत अच्छा मौका है। मैं खुद जाकर देखूंगी कि आखिर चल क्या रहा है। चू जोंगटियन ने सिर हिलाया। मुझे भी एक बार देख लेना चाहिए। किन वानरू ने अपने पति को घूर कर देखा। क्या इस आदमी को ये जानने में दिलचस्पी थी कि क्या हो रहा है, या उसे केवल कियू होंगलेई में ही दिलचस्पी थी? हालांकि उसे लगा कि इतने सारे लोगों की निगाहों के सामने इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। उसने जुआन को घृणा भरी नजर से घूरकर ही संतोष किया। इस सारी गड़बड़ की वजह यही बदतमीज बच्ची थी। आपने किन वानरू को ट्रोल करके 333 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन को बढ़ते गुस्से का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि किन वानरू को अपना गुस्सा निकालने दो, वैसे भी वो कुछ करने वाली तो थी नहीं। वे सब एक साथ प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। चूचुयान पूरे समय चुप रही, लेकिन उनके पीछे पीछे चलने मात्र से ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। जब वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काफी लोग वहां जमा थे। वे सभी चू कबीले की जागीर से थे और वे ये देखने आए थे कि आखिर क्या हो रहा है। आखिरकार कियू होंगलेई की प्रतिष्ठा ब्राइटन मून सिटी में हर किसी को पता थी, 80 साल के बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक। पुरुष होने के नाते हर कोई उसके बारे में जानता था। चू वंश द्वारा लागू किए गए कड़े अनुशासन के बावजूद उनमें से कोई भी अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका। वे इस विश्वप्रसिद्ध सुंदरी की एक झलक पाने के लिए दौड़ पड़े थे। आखिरकार उनकी हैसियत और आमदनी को देखते हुए उनके पास अमर निवास की दरबारी रानी को उसके सामान्य ठिकाने पर देखने का कोई मौका नहीं था। क्या गजब का कद काठी और रूप है। अगर मुझे ऐसी पत्नी मिल जाए, नहीं, अगर मुझे एक दिन के लिए भी उसे पाने के लिए मरना पड़े तो यह निश्चित रूप से सार्थक होगा। वह सचमुच बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता कि वह पहली मिस की तुलना में कुछ भी कमतर दिखती है। क्या तुम जीने से थक गए हो? तुम सच में पहली मिस की तुलना करने की हिम्मत करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि पहली मिस थोड़ी ठंडी है। लेडी कियू की मुस्कान दिल को थोड़ा ज्यादा छू लेती है। मैंने सुना था कि वह युवा मालिक को ढूंढ रही थी। ये कैसे संभव हो सकता है? भाई, तुम खबरों से बहुत पीछे हो। इस युवा उस्ताद के पास इस क्षेत्र में वाकई अद्भुत प्रतिभा है। बेशक हर कोई इतना उत्साहित नहीं था। कियू होंगलेई के आने की खबर सुनकर चू होंगकाई को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने पैरों में जूते भी ठीक से नहीं पहने थे कि वह दौड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। और सच में उसका स्वागत उसी शख्स ने किया जिसका वह दिन रात इंतजार करता था। इस लड़की की हर मुस्कान और हर गुस्सा उसे दीवाना बना देता था। लेकिन इतनी खूबसूरत औरत आधी रात को किसी और ही आदमी की तलाश में आई थी। चू होंगकाई का दिल एक ऐसे फूलदान की तरह था जो ठोस जमीन पर गिर गया हो, पल भर में अनगिनत टुकड़ों में चकनाचूर हो गया हो। इसे भूल जाओ, ये बिल्कुल युचेंग की कही बात जैसी है। उसके लिए किसी और पुरुष के बजाय जुआन के साथ रहना बेहतर है। उपजाऊ भूमि को दूसरे पुरुषों को खेती के लिए नहीं देना चाहिए। फिर भी मुझे रोने का मन क्यों कर रहा है? अल्पविराम। कियू होंगलेई भीड़ की फुसफुसाहटों से बेपरवाह लग रही थी। वह मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी रही और शांति से उस व्यक्ति के प्रकट होने का इंतजार करती रही। कुछ ही देर में द्वार खुल गए। चू जोंगटियन को देखते ही पहरेदारों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। सभी ने सिर उठाकर सीना फुला लिया और आगे कोई भी फालतू बात न करने का फैसला किया। किन वानरू, जो पहले गुस्से से आग बबूला थी, जैसे ही उसने वहां इंतजार कर रही लड़की को देखा, उसका गुस्सा मानो गायब हो गया।
इस दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? उनकी सबसे बड़ी बेटी भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती अलौकिक थी जो उसके संयमित और अलग-थलग स्वभाव से उत्पन्न होती थी। उसके सामने खड़ी यह महिला सांसारिक सौंदर्य की साक्षात मूर्ति थी। उसका संपूर्ण शरीर नारीत्व के आकर्षण से परिपूर्ण था। पुरुषों की तो बात ही छोड़िए, उसे देखने वाली महिलाएं भी शायद अपनी कल्पनाओं में बहक जातीं। एक पल बाद ही उसने खुद को संभाला। मैं उस लड़की की तारीफ क्यों कर रही हूँ जो मेरी बेटी के प्रेमी को चुराने की कोशिश कर रही है? छी, वो तो बस एक और मोहक औरत है। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि उसके पति की आंखें चौड़ी हो गई हैं। गुस्से से उबलती हुई वह झट से उसके पास गई और चुपके से उसे चुटकी काट ली। चू झोंगटियन का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए खांसा। मैं ब्राइटन मून ड्यूक, मैडम चू और प्रथम मिस चू को प्रणाम करती हूँ। कियू होंगलेई उनके आगमन से थोड़ी हैरान थी। हालांकि उसने अपने आप पर काबू रखा। उसने मुस्कुराते हुए उन सभी का अभिवादन किया। उसका हर हाव भाव शालीनता से भरा था, उसमें कोई कमी नहीं थी। चू झोंगटियन ने अपनी पत्नी की ओर अपराधबोध भरी नजरों से देखा, लेकिन वह कुल प्रमुख थे। स्वाभाविक ही था कि वही जवाब देंगे। उन्होंने गला साफ करते हुए कहा, लेडी कियू ने इतनी देर शाम को आने का फैसला क्यों किया है? होंगलेई आजू को कुछ बातें बताने आई थी। मुझे गुरुजी और महोदया को परेशान करने की उम्मीद नहीं थी। मुझे सचमुच माफी मांगनी चाहिए। कियू होंगलेई ने झुककर प्रणाम किया। आसपास मौजूद सभी पुरुषों के दिल पिघल गए। भला कोई इस लड़की के खिलाफ जरा सी भी निंदा कैसे कर सकता है? आजू की क्या जरूरत है? किन वानरू ने नाराजगी से कहा। वह जानती थी कि उसकी बेटी का स्वभाव थोड़ा संकोची है और शायद वह कुछ बोल ना पाए। एक माँ होने के नाते ऐसे समय में मदद करना उसका कर्तव्य था। मुझे पहले बहुत खुशी होती अगर कोई उस बदतमीज बच्चे जुआन को यहाँ से ले जाता। अब मुझे इस बात की चिंता क्यों हो रही है कि कहीं उसे कोई और न ले जाए? किन वानरू मन ही मन इस सवाल पर विचार कर रही थी। हमें उसकी जगह किसी और को ढूंढना होगा ताकि हम विभिन्न शक्तियों से मिल रहे विवाह प्रस्तावों को ठुकरा सकें। इसके अलावा इससे मेरी बेटी की प्रतिष्ठा को भी बहुत नुकसान होगा। यह एक स्वीकार्य बहाना लग रहा था। भले ही यह कचरे का टुकड़ा हो, यह हमारे कबीले का कचरा है। हम किसी दूसरी लड़की को इसे यूं ही ले जाने कैसे दे सकते हैं? कियू होंगलेई ने अपने आसपास के वातावरण पर एक सरसरी नजर डाली। उसके चेहरे पर झिझक के भाव आ गए। मैं आजू से इन बातों पर अकेले में चर्चा करना चाहती हूँ। यहाँ इनके बारे में बात करना शायद ठीक नहीं होगा। ओह, वहां जमा हुए पुरुषों के चेहरों पर समझदारी भरे भाव उभर आए। क्या उन्हें यह अनुमान लगाने की भी जरूरत थी कि एक पुरुष और एक महिला आधी रात को अकेले में क्या करते हैं? चू होंगकाई ने बड़ी मुश्किल से अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटा था, लेकिन तभी उसके चारों ओर दबी हुई हंसी ने उसे एक बार फिर बेरहमी से चकनाचूर कर दिया। उसके मन ने उसे बताया कि अगर वह जल्दी चला जाए तो उसे कम दुख होगा, लेकिन उसका दिल अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रहा था। उसने खुद को यकीन दिलाया कि इस खूबसूरत महिला को थोड़ी देर और निहारना ठीक ही होगा। किन वानरू ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखा। हमारे चू कबीले का हमेशा से यही मानना रहा है कि अपने मामलों को खुलेआम और सीधे तरीके से निपटाया जाए। भला हम किसी ऐसी बात में कैसे शामिल हो सकते हैं जिसे सबके सामने जाहिर नहीं किया जा सकता? आखिर ये किस तरह का मामला है? कियू होंगलेई ने 2-3 बार पलकें झपकाईं। लेकिन मैं चू वंश से नहीं हूं, उसने मासूमियत से कहा। उन बड़ी बड़ी फड़फड़ाती आंखों ने सबकी दया बटोर ली। किन वानरू की सांसें थम गईं। ये कमीनी औरत, अगर मैं मर्द होती तो सच में इसका सामना नहीं कर पाती। जैसे ही उसका गुस्सा भड़कने वाला था, कियू होंगलेई ने आगे कहा, मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ उसे छोटी मालकिन से छिपाने की जरूरत नहीं है। क्या हम बात करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढ सकते हैं? हालांकि वह किन वानरू के सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन उसका अधिकांश ध्यान चू चुयान पर था। वह पहले इस बात से असंतुष्ट थी कि चू चुयान को सार्वजनिक रूप से सर्वोपरि सुंदरी माना जाता था। उसने इसका श्रेय केवल ड्यूक की लाडली बेटी होने की उसकी स्थिति को दिया। लेकिन अब जब वे मिल चुके थे तो वह उसमें एक भी कमी नहीं निकाल सकती थी, चाहे वह अपने मानदंड कितने भी ऊंचे क्यों न रखती हो। वह शांत और सुरुचिपूर्ण थी। कियू होंगलेई को उससे और भी ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से एक अलग ही अंदाज में रहती थी, मानो उसने दुनिया की चिंताओं को पार कर लिया हो। यह एक ऐसी चीज थी जिसकी कमी उसे हमेशा महसूस होती रही थी। उसने मन ही मन गहरी आह भरी। इतने लंबे समय तक अमर निवास जैसी जगह पर रहने के कारण, जो हमेशा पुरुषों से भरी रहती थी, उसमें कुछ न कुछ असभ्यता आ जाना स्वाभाविक था। जब कियू होंगलेई उसे परख रही थी, तब चू चुयान भी उसे उसी तरह से परख रही थी। जब उसने पहली बार सुना कि जुआन का अमर निवास की दरबारी रानी के साथ घनिष्ठ संबंध है, तो उसने बाहर से दिखाई गई अपनी नाखुशी के बावजूद इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। अपनी उम्र के साथियों के बीच उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था, चाहे वह उसकी दिखावट हो या उसका आत्मविश्वास। ब्राइटन मून शहर के लोग कियू होंगलेई की कितनी भी प्रशंसा करते, वह उन सभी को हंसकर टाल देती थी। लेकिन अब जब उसने खुद इस बेहद खूबसूरत महिला को अपने सामने देख लिया था, तो उसे अचानक पछतावा हुआ। क्या उसने जुआन को इस महिला के करीब आने देकर कोई गलती की थी? जुआन, जो किनारे से मजे से देख रहा था, अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत अपने आसपास का जायजा लिया। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही। किन वानरू ने चारों ओर देखा। वाकई यहाँ बहुत सारे लोग जमा थे। हालांकि चू कबीले के रक्षक आमतौर पर वफादार होते हैं, फिर भी इस भीड़ में जासूसों का घुसपैठ करना संभव था। तो फिर चलिए अंदर चलते हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा, फिर मुड़कर चली गई। अपने पति को, जो अभी भी खाली निगाहों से घूर रहा था, वह अपने पीछे खींच ले गई। धन्यवाद महोदया, कियू होंगलेई ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अपने नौकरों को बाहर इंतजार करने का इशारा किया और फिर अपनी पोशाक उठाकर उनके पीछे अंदर चली गईं। आप मुझे किस लिए धन्यवाद दे रही हैं?
किन वानरू हैरान थी। अगले ही पल, जैसे उसे किसी बात का एहसास हुआ हो, उसका चेहरा जम गया। इसे एक अलग तरीके से देखें तो क्या उसने उसे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया था। 1. ये लोमड़ी जैसा राक्षस सचमुच बहुत ही चालाक था। उसने लड़की को एक बार फिर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था। किन वानरू सोचने लगी कि कहीं वह जरूरत से ज्यादा तो नहीं सोच रही है। जब उनका समूह अध्ययन कक्ष में दाखिल हुआ तो किन वानरू ने बाकी सभी को बाहर निकाल दिया। तभी उसने वेश्या की ओर देखा और पूछा, अब बोलो ना। कियू होंगलेई मुस्कुराई। उन्होंने अपने बगल में बैठी जू आन की ओर देखा। आजू, मैंने सुना है कि आज तुम हर जगह भाग दौड़ कर रही थी। क्या तुम वांग परिवार के युवा स्वामी को ढूंढ रही थी? जू आन ने सिर हिलाया। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो यही कर रही थी, लेकिन मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिला। किन वानरू ने भौहें चढ़ाईं। उसे कुछ हद तक इस बात पर नाराजगी थी कि वे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को लीक कर रहे थे। अगर यह बात वांग फू तक पहुंच गई तो क्या वह तुरंत आकर कोई और गड़बड़ी नहीं खड़ी कर देगा। हालांकि अब उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। सबसे बुरा यही होगा कि वे कियू होंगलेई को यहीं हिरासत में ले लें ताकि राज बाहर न निकले। अगर मैंने ऐसा किया तो इस घर के पुरुष शायद बहुत खुश हो जाएंगे। कियू होंगलेई ने कहा, दरअसल मेरे पास युवा स्वामी वांग के बारे में कुछ खबर है। मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अल्पविराम। इसी बीच वेल गैंग के गुप्त ठिकाने में युवा महिला गैंग बॉस भी इसी तरह का सवाल पूछ रही थी। मुझे सच में आश्चर्य हो रहा है कि जेल का मुखिया वांग युवानलों को कहाँ रखे हुए है। चेन जुबान का चेहरा भावहीन हो गया। इस सवाल को पूछने के पीछे गिरोह के सरगना का क्या इरादा है? युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, किलेबंदी के मुखिया को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा शहर इस समय वांग युवानलों की तलाश कर रहा है। अगर किलेबंदी के मुखिया के शहर में मौजूद न होने पर वांग युवानलों मिल गया तो क्या हमारा सौदा बर्बाद नहीं हो जाएगा? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम निश्चित रूप से पकड़े नहीं जाएंगे, चेन जुबान ने गर्व से कहा। तो यह अच्छी बात है। उस युवती ने अचानक विषय बदल दिया। वैसे मैंने सुना है कि जेल का मुखिया जुआन नाम के किसी व्यक्ति को मारना चाहता है। किसी को घर में प्रवेश देना विवाह के बाद पति के घर में शामिल होने का भी संकेत दे सकता है। अध्याय 283 स्वतंत्रता खरीदना। बिल्कुल सही। जुआन का नाम सुनते ही चेन जुबान का चेहरा बिगड़ गया। उसके भाई के हत्यारे के साथ एक ही छत के नीचे रहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अमलोक में पिछली बार जब उनका आमना सामना हुआ था तब तो वह अपने कट्टर दुश्मन को पहचान ही नहीं पाया था, बल्कि उस बच्चे ने तो उसे मूर्ख भी साबित कर दिया था। उस बदमाश का नाम सुनते ही वह बुरी तरह क्रोधित हो जाता था। आपने चेन जुबान को ट्रोल करके 404 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। चेन जुबान ने उस महिला को संदेह भरी नजरों से देखा। गिरोह का सरगना अचानक इस व्यक्ति का जिक्र क्यों करेगा? महिला ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बस जिज्ञासावश पूछ रही थी। मैंने स्टॉक डे मास्टर चेन को कभी खुलेआम किसी को जान से मारने की इच्छा जताते नहीं सुना। फिर भी कुछ दिन बीत जाने के बाद भी यह व्यक्ति अभी तक जीवित है। क्या इस जुआन में कोई असाधारण क्षमता है? चेन जुबान ने गुस्से से उपहास करते हुए कहा, वह खुद तो कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी और ससुर तो काफी प्रभावशाली हैं। चू वंश के दामाद को मारना इतना आसान नहीं है। पिछली बार जब वह छोटा बदमाश शहर में घूम रहा था तो वह केवल छुपकर उसका पीछा कर सका था। उसे पूरा यकीन था कि कोई घात लगाकर हमला करने की योजना है। हालांकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जिससे वह और भी सतर्क हो गया और कोई कदम उठाने से हिचकिचा रहा था। ब्लैकविंड स्टॉकएड इतने लंबे समय तक इसलिए नहीं टिका रहा क्योंकि वह उच्च स्तर की साधना कर रहा था, बल्कि इसलिए टिका रहा क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। सौभाग्यवश, हालांकि वह अभी तक जुआन को मार नहीं पाया था, फिर भी वह रास्ते में वांग युवानलों का अपहरण करने में सफल रहा। मैंने चू कबीले के नए दामाद के बारे में भी कुछ बातें सुनी हैं। वह न केवल चू कबीले की सुरक्षा में है, बल्कि ब्राइटन मून अकादमी में उसका एक पद भी है। अगर मैं पूछ सकती हूँ तो किले का मुखिया उसे कैसे मारने की योजना बना रहा है? महिला ने उत्सुकता से आगे पूछा। क्या उसे मारने के बाद गिरोह के सरगना को पता नहीं चल जाएगा? चेंग जुबान स्पष्ट रूप से अपनी योजना का खुलासा नहीं होने देना चाहता था। उसके सवालों ने उसे और भी सतर्क कर दिया। उसके चेहरे के भावों में बदलाव देखकर महिला मुस्कुराई। घबराए मत, किले के मालिक। मैं बस इसलिए चिंतित थी क्योंकि यह ब्लैकविंड किले का इलाका नहीं है। क्या किले के मालिक को हमारे वेल गिरोह की सहायता की आवश्यकता है? चेन जुबान ने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे किसी को मारना है तो मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, उसने ठंडे लहजे में कहा। तो मैं किले के मुखिया को सफलता की कामना करती हूँ। इस महिला की आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक उठी। उसकी अदा किसी भी पुरुष का दिल पिघला सकती थी। चेन जुबान उसे हवस भरी निगाहों से देख रहा था। उसे अचानक मन हुआ कि दौड़कर उसके चेहरे पर पड़ा घूंघट फाड़ दे, लेकिन उसने संयम बरता। वह उठा और उसे विदाई दी। चूंकि हमारा समझौता हो गया है, मैं अब चलता हूँ। वह काफी समय से गायब था। उसे थोड़ी चिंता थी कि शहर में अचानक कुछ अजीबोगरीब घटना न हो जाए। शायद बेहतर यही होगा कि वह जल्दी ही निकल जाए। जहां तक इस महिला की बात है, वह एक दिन उसकी ही होगी। घर जाते समय अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हें घर तक छोड़ने नहीं आऊंगी। हम फिर जरूर मिलेंगे। महिला ने झुककर अभिवादन किया। चेन जुबान जोर से हंसा। गिरोह की मुखिया बहुत खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। जब उसकी आकृति पूरी तरह से गायब हो गई तो लाल वस्त्रधारी महिला ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, बस एक और विकृत मेढक। अगर जुआन वहां होता तो जरूर चौंक जाता। ये तो वह व्यक्ति था जिसे वह जानता था। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात से होती कि उसका पहनावा और व्यवहार उससे बिल्कुल अलग था जैसा वह देखने का आदी था। अल्पविराम। चू एस्टेट में वापस आकर कियू होंगलेई के शब्दों ने पूरे कमरे को स्तब्ध कर दिया।
क्या लेडी कियू को पता है कि वांग युवानलोंग कहाँ है? चू झोंगटियन चिल्ला उठा। कियू होंगलेई ने शर्माते हुए मुस्कुराया। मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे खबर मिली है कि वांग नाम के युवा मालिक से मिलता जुलता दिखने वाला एक व्यक्ति कुछ लोगों द्वारा एक खास इलाके में ले जाया गया है। किन वानरू चिंतित थी। अगर आपको पता था कि वह कहाँ है, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले यहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए मुझे डर था कि अगर मैं बाहर इसके बारे में बात करूंगी तो खबर बाहर फैल जाएगी। साथ ही मुझे इस बात का भी डर है कि इस घटना के बाद चेन जुवान मुझसे बदला लेगी। क्यू होंगलेई सचमुच डरी हुई लग रही थी। चू झोंगटियन ने अपनी पत्नी को एक नजर देखा, फिर क्यू होंगलेई से धीरे से कहा, लेडी क्यू, चिंता न करें। हम निश्चित रूप से अपने लोगों को आपकी सुरक्षा के लिए भेजेंगे। हालांकि क्या आप कृपया हमें बता सकती हैं कि वह कहाँ है, ताकि हम बचाव दल भेज सकें? जब किन वानरू ने देखा कि उसका पति किसी दूसरी औरत की वजह से उसे घूर रहा है, तो उसका गुस्सा भड़क उठा। लेकिन वांग युवानलोंग को बचाना बेहद जरूरी था, इसलिए उसने खुद को काबू में रखा और क्यू होंगलेई के जवाब का इंतजार करने लगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्यू होंगलेई अपना सिर हिलाएगी, उसके होंठ अभी भी कसकर बंद थे। इसका क्या मतलब है, लेडी क्यू? चू झोंगटियन ने उलझन में कहा। क्यू होंगलेई हिचकिचाई, फिर बोली, मैं सिर्फ आजू को बताना चाहती हूँ। सबकी निगाहें जुआन पर टिक गईं, जिससे वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताना और उन्हें बताना एक ही बात है ना? मैं उन्हें बाद में बता ही दूंगा। क्यू होंगलेई ने अपना सिर हिलाया। यह अलग है। उनके हमेशा के मनमोहक रूप की जगह एक आश्चर्यजनक दृढ़ता ने ले ली थी। जुआन हक्का बक्का रह गया। उसे सच में अंतर समझ नहीं आ रहा था। इसके बजाय चू चुयान ने कुछ बात पर ध्यान दिया। लेडी क्यू आजू के साथ इतना अलग व्यवहार क्यों करती हैं? क्यू होंगलेई ने चुपके से जुआन की तरफ देखा और फिर शर्माते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। चू झोंगटियन पानी पी रहा था। क्यू होंगलेई की बात सुनकर वह लगभग सारा पानी बाहर थूकने ही वाला था। किन वानरू चौंक गई। उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि उसने गलत सुना है। चू चुयान की आंखें भी पूरी तरह से चौड़ी हो गईं। जाहिर है, उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। जुआन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तूफान में इधर उधर धक्के खा रहा हो। आखिर यह महिला क्या करने की कोशिश कर रही थी? शुरुआती हैरानी के बाद किन वानरू का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। लेडी क्यू, क्या आपको पता है कि आप अभी क्या कह रही हैं? क्यू होंगलेई ने सिर हिलाया। हाँ, मैं करती हूँ। पहली ही मुलाकात में मैं उसकी प्रतिभा, सूझबूझ और व्यक्तित्व पर मोहित हो गई थी। मुझे उससे तुरंत प्यार हो गया। चू झोंगटियन ने अपने कान मल लिए। क्यू होंगलेई जिस आदर्श प्रेमी की बात कर रही थी, क्या वह जुआन थी? भले ही उन्होंने अपने दामाद के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया, फिर भी उन्हें खुद से ईमानदार रहना पड़ा। भले ही वह उतना घटिया इंसान नहीं था जितना सब उसे कहते थे, लेकिन वह आदर्श प्रेमी भी नहीं था। क्यू होंगलेई को देखते हुए किन वानरू की भौहें तन गईं। यह महिला बाहर से तो सुंदर और बुद्धिमान दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ जरूर थी। सबसे कम आश्चर्यचकित चू चुयान थी। आखिरकार वह जुआन के मामलों के बारे में बाकी दोनों से ज्यादा जानती थी। लेकिन इस महिला ने इतनी हद तक क्यों कदम उठाए? क्या उसे भी ये पता चल गया था कि वह भी असाधारण था? चू चुयान को अब चेतन रूप से बेचैनी महसूस हुई जब उसे एहसास हुआ कि यह रहस्य, जिसे वह केवल अपना समझती थी, अब किसी और को भी पता चल गया है। क्यू होंगलेई ने सन्नाटे में बोलते हुए कहा, इसके बावजूद मैं अपनी स्थिति को भली भांति समझती हूँ और जानती हूँ कि प्रथम श्रेणी की युवती से प्रतिस्पर्धा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं केवल शांतिपूर्वक आजू के साथ रहना चाहती हूँ। मैं सहर्ष उनकी रखेल या यहाँ तक कि उनकी नौकरानी भी बन जाऊंगी। मुझे उनकी सेवा करने में अत्यंत प्रसन्नता होगी। चू वंश के तीनों सदस्य काफी देर तक अवाक रह गए। किन वानरू के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। क्या सच में कोई और लड़कियां इतनी सक्रिय होती हैं? आखिर कितने समय से वह उनके घर में नहीं आया था? किसी महिला का उससे मिलने आना एक बात थी, लेकिन उसी महिला का रखेल बनने की इच्छा जाहिर करना बिल्कुल अलग बात थी। अगर यह कोई साधारण लड़की होती तो वह उसे तुरंत भगा देती, लेकिन ब्राइटन मून सिटी में क्यू होंगलेई की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। वह बेहद खूबसूरत भी थी और वह इस लड़की के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकती थी जैसा वह आमतौर पर दूसरी लड़कियों के साथ करती थी। इतनी खूबसूरत लड़की, जिसकी तारीफ किए बिना वह खुद भी नहीं रह सकती थी, इस लड़के जुआन के प्यार में क्यों पड़ जाएगी? जुआन खुद भी हैरान रह गया। अमलोक में दोनों ने पहले भी अच्छा समय बिताया था, लेकिन बात कभी शादी की हद तक नहीं पहुंची थी। और पिछली बार तो वे सिर्फ खेल ही खेल रहे थे, जिसमें दोनों एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे थे। तुम लोग एक आम इंसान की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हो? चू झोंगटियन ने हल्की खांसी की। लेडी क्यू, क्या आप ये कह रही हैं कि आप जुआन की रखेल बनना चाहती हैं? जाहिर है, वह नौकरानी बनने के उसके सुझाव को गंभीरता से नहीं लेगा। भला कोई क्यू होंगलेई जैसी शख्सियत को महज नौकरानी बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लेकिन वह सचमुच समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अनगिनत उच्च पदस्थ अधिकारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके आकर्षण के आगे हार मान चुके थे। सभी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, लेकिन सभी को बिना किसी अपवाद के अस्वीकार कर दिया गया था। हर कोई मन ही मन सोच रहा था कि आखिर किस तरह का पुरुष वास्तव में उसके मानकों पर खरा उतरेगा। ब्राइटन मून शहर के उच्च वर्गों में रहने वाले कई लोगों को यह संदेह था कि वह एक परिवार की मुखिया बनना चाहती है। शायद वह किसी युवा और प्रतिभाशाली व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेगी। लेकिन अंत में उसने दूसरे परिवार के दामाद की रखेल बनना क्यों चुना? ये सब क्या था? हाँ, क्यू होंगलेई ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा दृढ़ था और वह अपने कहे पर बेहद गर्व महसूस कर रही थी। किन वानरू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मजाक बंद करो। लेडी क्यू कैसी महिला हैं? आप जिसे चाहें वैसा पति पा सकती हैं। आजू की रखेल बनने के लिए इतनी दूर यहाँ क्यों आईं? जुआन उसकी बात सुनकर दंग रह गई। तुम्हारा इससे क्या मतलब है?
क्या तुम मुझे किसी कचरे के टुकड़े की तरह नहीं दिखा रही हो? कियू होंगलेई मुस्कुराए। सचमुच, मेरे पास चुनने के लिए बहुत से पुरुष हैं, लेकिन मुझे केवल प्रतिभा और चरित्र की परवाह है। इतने वर्षों बाद आजू ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जिसने मेरे दिल को छू लिया। हमारी पहली मुलाकात से ही मुझे पता चल गया था कि वही मेरा जीवन साथी है। जुआन ने मन ही मन चिढ़कर कहा, मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी। जब हम पहली बार मिले थे तभी से तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रही थी। हालांकि बाकी लोग अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए थे। वे सभी ब्राइटन मून शहर के निवासी थे, इसलिए वे जाहिर तौर पर जानते थे कि कियू होंगलेई की प्रतिष्ठा कितनी महान थी। वे लाख कोशिश करने के बावजूद भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। कियू होंगलेई ने आगे कहा, उस समय मुझे ये भी पता था कि आजू की स्थिति एक संवेदनशील मुद्दा है। इन वर्षों में मैं थोड़ा अधिक मितव्ययी हो गया हूं और कुछ पैसे बचा लिए हैं। यदि स्वामी और महोदया को कोई आपत्ति न हो तो मैं आजू के स्थान पर स्वयं को मुक्त कराने के लिए शुल्क अदा करना चाहता हूं। जुआन को लगभग वहीं खून की उल्टी आ गई। आखिर किसकी आजादी की कीमत कौन चुका रहा है? अध्याय 284। मैं किसी साधारण व्यक्ति की पत्नी बनने की बजाय किसी नायक की रखेल बनना पसंद करूंगी। किनवानरू मन ही मन मुस्कुराए। इस औरत ने आखिरकार अपने असली इरादे जाहिर कर दिए। नौकरानी या दासी होने का नाटक तो बस दिखावा था। कियू होंगलेई की हैसियत को देखते हुए तो ये बात बिल्कुल नामुमकिन थी। यही उसका असली उद्देश्य था। वह किसी और के आदमी को चुराने के लिए चू एस्टेट तक आई थी। बिल्कुल बेतुका। किनवानरू ने अपना गुस्सा दबा लिया। उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि जुआन को मुस्कुराते हुए कहा, हमारा चुकुल हमेशा से ही समझदार रहा है। हमने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके आम लोगों पर दबाव नहीं डाला है। इसीलिए यह फैसला आजू को ही करना होगा। उन्हें तय करना चाहिए कि वे तुम्हें अपने कुल में रखना चाहते हैं या नहीं। वह चू वंश की प्रतिष्ठा को भी धूमिल नहीं होने देना चाहती थी। ये सारी गड़बड़ उसी ने की थी, इसलिए इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। जरूर, मैं तैयार हूँ। मैं क्यों ना तैयार हूँ? जुआन ने झट से कहा। भला वह इतनी खूबसूरत दरबारी रानी को क्यों मना करता, जो खुद पहल करके उसकी रखेल बनने को तैयार हो गई थी। आगे चलकर मुझे मुफ्तखोरों का बादशाह कह देना। रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुद की आलोचना कर रहा हूँ। हालांकि उसे महिलाओं से भीख मांगने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पिछली बार किनवानरू के साथ हुई बहस ने उसे यह एहसास दिलाया कि जबरन दामाद का दर्जा वास्तव में बहुत नीचा था। वह अपने कुल से पूरी तरह जुड़ा हुआ था और उसे बचाने के लिए कोई कानून नहीं था। मुझे इस स्थिति से जल्द छुटकारा पाना चाहिए। और तो और, मैं इतना हैंडसम हूं कि अगर मैं दामाद बनने के अलावा कुछ और भी बन जाऊं, तब भी लड़कियों से फायदा उठा सकता हूं। पुई पुई पुई, कौन महिलाओं से फायदा उठा रहा है? मैं इतना आकर्षक और इतना शालीन हूं कि धनवान और खूबसूरत लड़कियां स्वाभाविक रूप से मेरी ओर आकर्षित हो जाती हैं। है ना? किनवानरू उसे निःसंकोच देखती रही। आपने किनवानरू को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। उसे उम्मीद थी कि जुआन उसे ठुकराने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा। उसकी राय में, कोई भी पुरुष किसी वेश्यालय की लड़की के लिए पूजनीय और उतनी ही खूबसूरत चू चुयान को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे वह कितनी ही मशहूर दरबारी रानी क्यों न हो जिसने अनगिनत पुरुषों को मोहित कर लिया हो। इसके बाद वह स्थिति को संभालने के लिए कदम उठा सकती थी। लेकिन इस आदमी ने सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करने से साफ इनकार कर दिया। एक डचेस होने के नाते वह इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है कि अपने वचन से मुकर जाए? जब वह इस दुविधा से जूझ रही थी, तभी चू चुयान ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। मैं सहमत नहीं हूं। चू झोंगटियन और किनवानरू दोनों हैरान रह गए। उनकी बेटी ने तो सीधे सीधे इसका विरोध कर दिया। चू झोंगतियान की प्रतिक्रिया तो एक बात थी, लेकिन किनवानरू को अपनी बेटी और जुआन के बीच चल रही बातों के बारे में कुछ जानकारी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी सच में जुआन को पसंद करती है? उनकी बेटी, जिसे कई लोग देवी मानते थे, और बेहद मशहूर कियू होंगलेई, दोनों एक ही आदमी के पीछे पड़ी थी। जिन लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी, वे शायद सोचते होंगे कि यह आदमी कोई असाधारण व्यक्ति था। इस जुआन में कौन सा गुण या क्षमता थी? आपने किनवानरू को ट्रोल करके 233 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। कियू होंगलेई ने हैरानी से उसकी ओर देखा। प्रथम श्रीमती चू इसका विरोध क्यों कर रही हैं? मैंने जो सुना है, उसके अनुसार आप दोनों के बीच उतनी गहरी दोस्ती नहीं है। आपके कुल में आजू का रुतबा भी बेहद कम है, इसलिए इस तरह का व्यवहार जारी रखने से दोनों पक्षों को ही कष्ट होगा। जुआन ने मन ही मनाह भरी। ये औरत तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह रही है। अगर मुझे इस महिला के छिपे हुए इरादों के बारे में पता नहीं होता, तो शायद मैं सचमुच रो पड़ती। क्या जुआन ने तुम्हें ये बातें बताईं? चू चुयान के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। आपने चू चुयान को ट्रोल करके 587 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन को यह एहसास हो गया था कि इस बार उसकी पत्नी वाकई गुस्से में है। उसने उसे आजू तक नहीं कहा। कियू होंगलेई ने सिर हिलाया। आजू जैसा शानदार इंसान दूसरों के पीठ पीछे बुराई कैसे कर सकता है? ये वो बातें हैं जो उसे कहने की जरूरत भी नहीं है। ब्राइटन मून शहर में हर कोई इन बातों से वाकिफ है। अद्भुत व्यक्ति। चू झोंगटियन और किनवानरू दोनों के चेहरे पर अजीब भाव थे। क्या उसे उन दो शब्दों का मतलब नहीं पता था? चू चुयान का मन कांप उठा। उसे इस बात का आभास था, लेकिन उसने अवचेतन रूप से इसके बारे में सोचने से बचने का विकल्प चुना था। अब जब उसने यह बात किसी और के मुंह से सुनी, तब उसे एहसास हुआ कि आजू के साथ इतने समय से कितना अन्याय हुआ था और दूसरे लोग उसे कितना नीचा समझते थे। इन सब बातों को सोचते हुए चू चुयान का अपराध बोध बढ़ता ही गया। किसने कहा कि हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है? उसने जुआन का हाथ थाम लिया। हमने उर्साए कालकोठरी में जीवन मरण की कई कठिन परीक्षाओं और मुसीबतों का सामना किया है। हमारा एक दूसरे के प्रति स्नेह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है ना, आजू?
हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसने अपने खाली हाथ से उसकी कमर को जोर से चुटकी काटी और उसे याद दिलाया कि उसे अपनी जुबान पर लगाम रखनी चाहिए। चू झोंगतियान अपनी बेटी और जू आन के बीच की घनिष्ठता देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। उसने अनजाने में अपनी पत्नी की ओर देखा, उसकी आंखों में उलझन थी। क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे पता नहीं? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन वानरू भी उतनी ही हैरान होंगी। यह उनकी बेटी के स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। अपने आसपास की शत्रुता को भांपते हुए जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच हम पति पत्नी एक दूसरे के लिए असीम स्नेह रखते हैं। मैं सचमुच अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। होंगलेई, मुझे डर है कि तुम्हारे पास रखेल बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अपने व्यक्तित्व के साथ वह इतना शानदार मौका कैसे छोड़ सकता था? ये कहते हुए उसने चू चुयान की कमर पकड़ ली। अरे वाह, मुझे इसी की कमी खल रही थी। चू चुयान का पूरा शरीर उसके इस कृत्य को देखकर अकड़ गया। वह इतनी तनावग्रस्त थी कि मानो किसी भी क्षण फट जाएगी। लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने होंठ सिकोड़े और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को शिथिल कर दिया। जुआन ने कियू होंगलेई से सीधे सीधे रखेल बनने का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर चू झोंगटियन और किन वानरू का खून खौल उठा। इस आदमी की बेशर्मी तो वाकई हद से ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने जुआन और अपनी बेटी के बीच हो रही हलचल को भी तुरंत देख लिया। उनकी नजरें उस हाथ पर टिक गईं जो उनकी बेटी की कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। जब उन्होंने देखा कि बेटी ने जरा भी विरोध नहीं किया, तो वे एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या उनकी बेटी और यह आदमी सचमुच पति पत्नी बन चुके थे? चू झोंगतियान आमतौर पर जुआन के प्रति दयालु और विनम्र रहता था, लेकिन ये केवल उसके आत्मसंयम के कारण था। जब वह सोचता था कि उसकी प्यारी बेटी के साथ एक नीच व्यक्ति खिलवाड़ कर सकता था, तो वह एक ऐसे दुख और निराशा से भर जाता था जिसे हर पिता महसूस कर सकता है। आपने चू झोंगटियन को ट्रोल करके 211 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। तुलनात्मक रूप से किन वानरू की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। आखिरकार उसने अपनी बेटी से ये तो सुन ही लिया था कि उसे नग्न अवस्था में जीवन रक्षक उपचार कैसे दिए गए थे, और वह मानसिक रूप से अधिक तैयार थी। कियू होंगलेई ने एक दूसरे से चिपके हुए जोड़े को देखा और उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। होंगलेई निश्चित रूप से उस तरह की निर्लज और बेशर्म लड़की नहीं है जो परिवारों को तोड़ना चाहती हो। ये शब्द सुनकर किन वानरू मन ही मन चिढ़ गई। क्या तुम बिल्कुल ऐसे ही नहीं हो? चू चुयान का चेहरा भी भावहीन हो गया। जाहिर है उसका मूड भी कुछ खास अच्छा नहीं था। कियू होंगलेई ने कहा, चूंकि आजू मिस चू को छोड़ने को तैयार नहीं है और मैं भी उससे दूर नहीं रहना चाहती, तो शायद मैं मिस चू की छोटी बहन बन जाऊंगी। पता नहीं क्या पहली मिस चू इसके लिए तैयार हैं? मेरी तो पहले से ही एक छोटी बहन है। चू चुयान उसे मना करना चाहती थी, लेकिन चू परिवार की मौजूदा मुश्किलों से वाकिफ होने के कारण उसने समझदारी से काम लिया। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर मैं मना कर दूं, तो क्या लेडी कियू हमें युवा मालिक वान के ठिकाने के बारे में नहीं बताएंगी? बड़ी बहन चू की बातों से मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन हम जैसे लोग जो भाग्य के मारे परेशान हैं, जीवन में सच्चे प्यार की तलाश में रहते हैं, और इसके लिए हमें जो भी तरीके अपनाने पड़ते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं। उम्मीद है बड़ी बहन को बुरा नहीं लगेगा। चू चुयान को अब भी थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। इस लड़की ने तो उसे बड़ी बहन तक कह दिया। आपने चू चुयान को ट्रोल करके 369 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। उसने गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में बोली, लेडी कियू की प्रतिष्ठा जग जाहिर है। ऐसे बहुत से पुरुष हैं जो तुम्हें सीधे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। क्या तुम्हें अन्याय नहीं लगेगा अगर तुम केवल हमारी जुआन की रखेल बन जाओ? वह अब भी थोड़ी असमंजस में थी। आजू चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह तो दामाद के पद पर सबसे निचले पायदान पर था। आखिर वह क्या साजिश रच रही थी? मुझे जरा भी अन्याय महसूस नहीं होगा। कियू होंगलेई ने मुड़कर जुआन को एक गंभीर नजर से देखा। मैं किसी साधारण व्यक्ति की पत्नी बनने के बजाय एक वीर की रखेल बनना पसंद करूंगी। अगर मैं आजू की पत्नी बन जाऊं, तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। मैं इसे अन्याय कैसे कह सकती हूं? चू कबीले के तीनों सदस्यों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे अवाक होकर उसे देखते रह गए। जुआन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बेवकूफों की तरह अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। चू चुयान का चेहरा उदास हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मैं लेडी कियू से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको युवा स्वामी वांग के ठिकाने के बारे में कैसे पता चला? आखिर हमारे चू कबीले के सभी सैनिकों को जुटाने के बाद भी वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए। क्या बड़ी बहन को शक है कि मैंने ही छोटे मालिक वांग को अगवा करने के लिए आदमी भेजे थे? होंगलेई को ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से मिली? कियू होंगलेई मुस्कुराए। हर कोई अपने अपने तरीके अपनाता है। हमारे अमर निवास में तरह तरह के मेहमान आते रहते हैं, और यहाँ सूचनाएं दूसरी जगहों के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलती हैं। मुझे भी यह जानकारी संयोग से मिल गई। चू चुयान ने उसकी बात मानकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें अपने परिवार में शामिल करने के लिए तैयार हूँ। समय आने पर चू वंश भी तुम्हें अमर निवास से बाहर निकालने और औपचारिक रूप से लाने के लिए शुल्क अदा करने हेतु लोगों को भेजेगा। तुम हमें बता सकती हो कि युवा स्वामी वांग अभी कहाँ हैं? ठीक है। अध्याय 285, पिछवाड़े के बगीचे में आग। चू झोंगटियन और किन वानरू के चेहरे उसकी बातें सुनकर डर से पीले पड़ गए। क्यूएन वानरू ने तुरंत अपनी बेटी को एक तरफ खींच लिया। चुयान, तुम इतना जल्दबाजी वाला फैसला नहीं ले सकती। हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। दूसरी ओर चू झोंगटियन बेहद जटिल भावों के साथ जुआन को देख रहा था। उसका ये दामाद वाकई कुछ अलग ही था। सभी जानते थे कि उसमें कुछ भी खास नहीं था, और उसे तो कचरे का टुकड़ा ही समझते थे। जब उन्हें पता चला कि उसने चू वंश की पहली युवती से शादी कर ली है, तो वे पहले से ही बेहद ईर्ष्यालु हो गए थे। लेकिन अब तो बेहद खूबसूरत कियू होंगलेई भी उस पर मोहित हो गई थी। वह तो उस पर इतनी आक्रामक तरीके से टूट पड़ी थी। क्या इसे अब भी भाग्य का खेल माना जा सकता है? क्या वह सचमुच अपने पिछले जन्म में कोई नायक था?
ब्राइटन मून ड्यूक होने के बावजूद शायद मैं क्यू होंगलेई जैसी लड़की को तब तक नहीं पटा पाऊंगा जब तक मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल न करूं। अचानक से मेरे मुंह का स्वाद इतना खराब क्यों हो गया है। इस कहानी का नायक जुआन फिलहाल अपने पिछले जीवन के धारावाहिकों के बारे में सोच रहा था। ऐसे कई उदाहरण थे जहां नायिका किसी बंदी नायक को बचाने के लिए खलनायकों के सामने अपना शरीर समर्पित कर देती थी। तो क्या क्यू होंगलेई खलनायक है और मैं नायिका हूं? वैसे तो इसमें जरा भी बुरा नहीं लग रहा। मुझे एक और दे दीजिए प्लीज। चू चुयान ने व्याकुल किन्वानरू को शांत करने की कोशिश की। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ माँ। कुल के कई मामलों का प्रबंधन पहले से ही चू चुयान द्वारा किया जा रहा था। एक हद तक वह पहले से ही उपकुलपति के पद पर थी। किन्वानरू को यह जानकर कि उसने अपना फैसला कर लिया है कुछ खास कहने को नहीं मिला। हालांकि वह अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर पाए। ब्राइटन मून शहर में नहीं पूरे महान जो राजवंश में किस वंश का दामाद इतना बेलगाम रहा है। उसे कबीले में शामिल हुए कितना समय हो गया है और उसकी पहले से ही एक रखेल है। वैसे क्या नियुक्त दामाद रखेल रख सकते हैं? पत्नी का परिवार तो उसे रखेल दिलाने में भी मदद कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आजकल हर कोई हमारे चू कबीले का फायदा उठा रहा है। आखिर यहाँ असली रियासत किसकी है? आपने किन्वानरू को 66 बार सफलतापूर्वक ट्रोल कर दिया है। चू चुयान की सहमति सुनकर क्यू होंगलेई को राहत मिली। उसका ये कदम वाकई जोखिम भरा था। अगर चू परिवार सहमत नहीं होता तो मामला काफी पेचीदा हो जाता। उसे ये भी पता था कि मौके का फायदा उठाकर निकल जाना ही बेहतर है। चून की दूसरी पार्टी सहमत हो गई थी इसलिए वह कोई और चाल नहीं चलेगी। उसने तुरंत वांग युवानलोंग के ठिकाने का खुलासा करके उनके गुस्से को शांत करने की कोशिश की। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार युवा मालिक वांग को क्लेवरजेड लेन में रखा गया है। क्लेवरजेड लेन? चू झोंगटियन ने हैरानी से कहा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वे उसे ढूंढ नहीं पाए। असल में उसे एक वेश्यालय में रखा गया था। उनके सभी आदमी दूरदराज और छिपी हुई जगहों की तलाशी में व्यस्त थे लेकिन उनका लक्ष्य वास्तव में शहर में ही छिपा हुआ था। युएशान, चू झोंगटियन ने तुरंत आदेश दिया। अब जब उन्हें वांग युवानलोंग का पता चल गया था तो बचाव कार्य करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे मामलों में चू झोंगटियान के व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता नहीं थी। युएशान के नेतृत्व में कुलीन सैनिकों का एक दल था इसलिए अगर चेन जुबान भी आ जाता तो वे उसका भी सामना कर सकते थे। युएशान ने तुरंत उसके आदेशों को स्वीकार किया और चला गया। उसके जाने के बाद चू झोंगटियन ने अपना ध्यान वापस क्यू होंगलेई पर केंद्रित किया। आखिरकार उनके लिए वांग युवानलोंग की खुशी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी बेटी की खुशी थी। चू झोंगटियन ने अपने प्रश्न को सही ढंग से पूछने के बारे में सोचा। तो लेडी क्यू, आपने जुआन का पक्ष क्यों लिया? सच कहूं तो मुझे अब भी इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है। किन्वानरू और चू चुयान ने पूरी तरह से सहमति में सिर हिलाया। वे यह नहीं कह रहे थे कि जुआन बुरी थी बल्कि यह कह रहे थे कि यह स्थिति बहुत ही अजीब थी। आदरणीय ब्राइटन ड्यूक, मुझे भी सच में नहीं पता। प्यार के रास्ते अजीब होते हैं। इन दिनों मेरे मन में बस एक ही बात है और वो है उससे शादी करना, क्यू होंगलेई ने शर्माते हुए कहा। चू चुयान ने जुआन को गुस्से से घूरा। आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या किया था कि उसने इस लड़की को धोखा दिया? आपने चू चुयान को 33 बार सफलतापूर्वक ट्रोल कर दिया है। जब जुआन ने गुस्से के अंक आते देखे तो वह जोर से हंस पड़ा। उसकी पत्नी की ईर्ष्या देखने लायक थी। चू झोंगटियन उसके जवाब से स्तब्ध रह गया। वह काफी देर तक चुप रहा, फिर अंत में आह भरकर बोला, अगर वांग युवानलोंग को सफलतापूर्वक बचा लिया जाता है तो लेडी क्यू लोग से कैसे निकलेंगी? मैं कुछ लोगों को भेजकर आपकी रिहाई की फीस अदा करवा सकता हूँ। किन्वानरू ने मेज के नीचे अपने पति को जोर से लात मारी जिससे चू झोंगटियन पूरी तरह से अवाक रह गया। प्रिय, क्या हुआ? उसने की संचार के माध्यम से पूछा। किन्वानरू ने जवाब दिया, आप इस मामले में इतनी सक्रियता क्यों दिखा रहे हैं? क्या आप उसे हमारी जागीर में लाने के लिए बेताब हैं या कुछ और? घबराए हुए चू झोंगटियन ने अपना बचाव करने की कोशिश की। तुम क्या कह रहे हो? हमने उससे वादा कर दिया है। चू वंश सैकड़ों वर्षों से अपने वचन का पक्का रहा है। हम अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल होने का कारण नहीं बन सकते। क्या तुम्हें अपनी बेटी की जरा भी परवाह नहीं? लगता है तुम उससे मुकाबला करवाने के लिए एक चालाक औरत को मैदान में उतारने को बेताब हो। किन्वानरू ने और भी जोर से लात मारी। क्या तुम सच में ये सब आरज़ू के लिए कर रहे हो या अपने लिए? चू झोंगटियन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, पत्नी, ऐसा नहीं है कि तुम मेरी स्थिति से अनजान हो। भला मैं ऐसे विचार कैसे रख सकता हूँ? किन्वानरू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह जानती थी कि वह बेवजह ईर्ष्या कर रही है, लेकिन यह उसका स्वभाव था और वह आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। वह बड़बड़ाती रही, भले ही तुम उसे छू न सको लेकिन उसे देखना ही तुम्हें आनंद देता होगा, है ना? यह एक ऐसी हसीना है जिसे देखकर मेरी धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि वह तुम मर्दों पर क्या असर डालती होगी। चू झोंगटियन के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उन्हें एहसास हुआ कि पत्नी से तर्क करना बुद्धिमानी नहीं थी। जितना ज्यादा वे बोलते उतनी ही ज्यादा गलतियां करते। उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। क्यू होंगलेई ने उन दोनों को एक नजर देखा, मानो उन्हें पहले ही पता चल गया हो कि वे क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राइटमून ड्यूक को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इन वर्षों में कुछ बचत की है और मैंने अमर निवास में मामा हुआ से पहले ही बात कर ली है। मुझे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं है। चू कबीले के तीनों सदस्य हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। यहाँ तक कि किन्वानरू भी अवाक रह गई। उसने लोगों को मूर्खतापूर्ण फैसले लेते देखा था जिनसे उन्हें फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग स्तर का था। अपनी बेटी की शादी जुआन से करने की अनुमति देना चू कबीले के लिए पहले से ही एक नुकसान जैसा लग रहा था, लेकिन क्यू होंगलेई के विकल्प की तुलना में ये बिल्कुल कुछ भी नहीं था।
लेकिन अपनी बेटी के बारे में सोचते ही कि उसे एक वेश्यालय की लड़की के साथ एक ही आदमी को साझा करना पड़ रहा है, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, हमारा चू परिवार अभी भी ये थोड़ी सी रकम चुका सकता है। अगर ये बात फैल गई कि हमने लेडी कियू को अपनी मर्जी से आज़ादी पाने दी, तो हमारा चू परिवार हंसी का पात्र बन जाएगा। कियू होंगलेई ने सिर हिलाया। मैडम चू, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ। मैं चू कुल में शादी नहीं कर रही हूँ। मैं चू कुल की नहीं, बल्कि आजू कुल की हूँ। इसीलिए मैं स्वामी और महोदया का पैसा हड़पने जैसी बेशर्मी भरी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकती। उस रात एक बार फिर चू कबीले के तीनों सदस्य अवाक रह गए। जुआन भी प्रशंसा से आह भरे बिना नहीं रह सकी। होंगलेई, तुम मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो। चुप रहो। चू चुयान और किनवानरू दोनों ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। आपने चू चुयान को ट्रोल करके 250 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने किनवानरू को ट्रोल करके 250 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने समझदारी से अपना मुंह बंद रखा। वह पहले ही इस सब में विजेता बन चुका था, फिर भी वह परेशानी खड़ी कर रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे उससे नाराज हो गए। कियू होंगलेई को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह डर गई हो। उसने जुआन को शर्माते हुए देखा और फिर उसकी निगाहें चू कबीले के तीनों सदस्यों पर वापस टिक गईं। उसके चेहरे पर अत्यंत दयनीय भाव थे। चू चुयान के भीतर झुंझलाहट की लहर दौड़ गई। मैं तुम पर चिल्ला भी नहीं रही हूँ। तुम ये नाटक किसके लिए कर रही हो? किनवानरू भी बेहद चिढ़ गई थी। ये लड़की तो उन्हें राक्षस जैसा दिखा रही थी। हालांकि वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। ये सब उस बदमाश जुआन की गलती है। उन्होंने एक बार फिर जुआन को घूर कर देखा। आपने चू चुयान को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने किनवानरू को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जब जुआन ने इन रेज पॉइंट्स को देखा तो उसे अचानक एक विचार आया। उसने रेज पॉइंट से भारी मुनाफा कमाने का एक और तरीका खोज लिया था। ऐसा लगता है कि मेरी करीबी सहेलियां जितनी ज्यादा होंगी, उतना ही जरूरी है कि दूसरी सहेलियां जलन के मारे मुझे रेज पॉइंट्स दान करें। मैं तो अपनी करीबी सहेलियों से भी रेज पॉइंट्स कमा सकती हूँ। जिन लोगों के पास हरम होता है, वे हमेशा इस बात से डरते हैं कि उनकी पत्नियां आपस में न झगड़ें, लेकिन मैं अलग हूँ। वे जितना ज्यादा लड़ेंगी, उतना ही अच्छा। वे जितना ज्यादा गुस्सा होंगी, मुझे उतने ही ज्यादा रेज पॉइंट्स मिलेंगे। मैं तो सचमुच एक जीनियस हूँ। चू चुयान ने अपना गुस्सा दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा, लेडी कियू चू वंश का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन आजू चू वंश का हिस्सा है। अगर हम बाकी बातों को अभी छोड़ दें, तो लेडी कियू आखिर कहाँ रहने की योजना बना रही हैं? बड़ी बहन का मुझे डांटना बिल्कुल सही है। इस नन्ही सी बच्ची ने सब कुछ हल्के में ले लिया था। कियू होंगलेई मुस्कुराए। जहां तक रहने की बात है, मैं जाहिर तौर पर वहीं रहूंगी जहां आजू रहेगा। लेकिन अगर वह बड़ी बहन के साथ रह रहा है, तो ऐसा दिखावा करो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। मेरे लिए एक छोटा सा कमरा ही काफी होगा। उसके सीने में गुस्से का उबाल बढ़ता ही गया। इस औरत को साफ पता है कि मैं जुआन के साथ नहीं रहती। क्या उसने जानबूझकर ऐसा कहा? आजू ने जरूर सब कुछ बता दिया होगा, वरना उसे ये सब कैसे पता चलता? चू चुयान ने जुआन को एक बार फिर घृणा भरी नजर से देखा। आपने चू चुयान को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। किनवानरू मन ही मन ताना मार रही थी। ये स्त्री सचमुच अमलोक में अपने स्थान के योग्य है। इसके तरीके तो बेहद क्रूर हैं। मेरी मासूम बच्ची भला इसका मुकाबला कैसे कर सकती है? ये ठीक नहीं है। मुझे अपनी बेटी की मदद करनी ही होगी। जुआन तनाव कम करना चाहती थी। असल में मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं कहाँ रहती हूँ। हाँ, उन्हें इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं थी कि वे तीनों एक साथ रहें। हालांकि अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने समझदारी से ये शब्द अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया। किनवानरू ने कहा, लेडी कियू, काफी देर हो चुकी है। आइए इन मामलों पर बाद में आराम से चर्चा करें। यहीं पर उसका अनुभव काम आया। वह पहले इस लड़की से छुटकारा पाएगी और फिर किसी और समय निजी तौर पर इस बारे में बात करेगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कियू होंगलेई थोड़ा शर्माते हुए कहेगी, दरअसल मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं पहले से ही आजू की हूँ। जुआन। चू चुयान अचानक उठ खड़ी हुई। वह खुद को रोक नहीं पाई। अचानक ऊर्जा की एक ठंडी लहर बाहर की ओर फैल गई। आपने चू चुयान को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, उसका चेहरा अचानक असामान्य रूप से लाल हो गया। उसने मुंह भरकर खून थूका और उसका पूरा शरीर धंस गया। खून के जमीन पर गिरने से पहले ही वह क्रिस्टल में परिवर्तित हो चुका था। हनी। जुआन चिल्लाया और अपनी बेहोश पत्नी को सहारा देने के लिए दौड़ पड़ा। उसके चेहरे से शरारती भाव गायब हो गए। कियू होंगलेई के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अफवाहें थी कि चू चुयान को गंभीर आंतरिक चोटें आई हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वह बिल्कुल ठीक है। अब जब उसने खुद अपनी आंखों से ये सब देख लिया था, तो उसे पता चल गया था कि उसकी हालत अफवाहों से कहीं ज्यादा खराब थी। दफा हो जाओ, तुमने ही उसे इतना नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? किनवानरू गुस्से से लाल हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे एक तरफ धकेल दिया। आपने किनवानरू को ट्रोल करके 678 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। इस समय सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती हूँ, जुआन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। क्या तुम सच में अपना गुस्सा निकालना चाहती हो या चुयान को बचाने में मदद करना चाहती हो? किनवानरू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी बेटी ने सचमुच कहा था कि जुआन ही उसका इलाज कर रहा था। उसे जवाब देने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। जुआन जल्दी से चू चुयान को उसके कमरे में ले गई। किनवानरू घबराई हुई हालत में उनके पीछे पीछे गई। चू झोंगतियान ने देखा कि जब जुआन ने कहा कि वह चुयान को बचाएगा, तो उसकी पत्नी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जो उसे पता नहीं था। फिर भी उसे अपनी पत्नी के फैसले पर भरोसा था। वह बात की स्थिति से निपटने के लिए वहीं रुक गया। लेडी कियू, काफी देर हो चुकी है।
हाल ही में शहर में शांति नहीं रही है, इसलिए कृपया आज रात जागीर में आराम करें। कियू होंगलेई जानती थी कि उसे डर था कि कहीं वह चू चुयान की असली हालत बाहरी लोगों के सामने उजागर न कर दे। उसने थोड़ा झुककर कहा, धन्यवाद ब्राइट मून ड्यूक। आज की घटनाओं के लिए मुझे वास्तव में क्षमा मांगनी चाहिए। जो कुछ भी पहले हुआ उसका दोष आप पर नहीं डाला जा सकता। चू झोंगतियान ने अनमने ढंग से हाथ हिलाया। किसी को भेजकर लेडी कियू को आराम करने के लिए कमरे में ले आओ। वह भी चू चुयान की हालत को लेकर चिंतित था और जल्दी से विदा लेकर चला गया। उसका उससे बात करने का मन नहीं था। समझा। कुछ नौकर कियू होंगलेई को साथ लेकर चले गए। कियू होंगलेई ने अचानक एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। माफ कीजिए, आप मुझे किस कमरे में ले जाना चाहती हैं? मेहमानों का कमरा, लेडी कियू। नौकर को लगा जैसे उसकी मुस्कान से ही उसकी आत्मा शरीर से निकल जाएगी। क्या आप मुझे छोटे मालिक के कमरे में ले चलेंगे? क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? Did the master and madam not tell you? That was what they arranged for. Ah, is that so? All right, then अध्याय 286, एक देवी गंभीर अवस्था में। चू एस्टेट के चिकित्सक बाओ यूलू जल्दी से दौड़कर आए। वे दरवाजा खोलने ही वाले थे कि किन वानरू ने उन्हें रोक दिया। महोदया, इसका क्या मतलब है? क्या युवती गंभीर रूप से बीमार नहीं है? बाओ यूलू ने हैरानी से पूछा। किन वानरू का चेहरा लाल हो गया। अंदर कोई है, इसलिए अभी अंदर जाना उचित नहीं है। क्या दिव्य चिकित्सक जी आ गए? किन वानरू की अचानक झिझक देखकर बाओ यूलू ने अनजाने में अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई। मैडम सचमुच बेहद खूबसूरत हैं, अगर मैं 20 साल छोटा होता तो शायद मेरा दिल भी पिघल जाता। मास्टर चू तो वाकई बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन ये बहुत दुख की बात है। अफसोस, भाग्य सचमुच लोगों के साथ खिलवाड़ करता है। नहीं, कोई और है, किन वानरू ने समझाया। मुझे चिकित्सक बाओ को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहना पड़ेगा। ओह, बाओ यूलू ने उत्सुकता से घर की ओर देखा। क्या ब्राइटन मून शहर में कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसके पास असाधारण चिकित्सा विशेषज्ञता हो? तो ये बुजुर्ग महिला मेरे ज्ञान को और बढ़ा सकती है। किन वानरू कुछ देर के लिए अजीब सी चुप्पी में डूब गई। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि बाद में वह सब कुछ कैसे समझाएगी। चू झोंगटियन बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। अंततः अपनी घबराहट पर काबू न रख पाने पर उसने अपनी पत्नी को एक तरफ खींचकर पूछा, प्रिय, क्या आंसू वाकई भरोसेमंद है? क्या हमें पहले वैद्य बाओ से उसकी जांच करवानी चाहिए या दिव्य वैद्य जी को बुलाना चाहिए? बाओ यूलू के स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए उन्होंने दूसरा नाम बोलते समय अपनी आवाज धीमी कर ली। किन वानरू को भी पूरा भरोसा नहीं था। मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन चुयान उस पर बहुत भरोसा करता है। वह शायद भरोसेमंद है। चू हुआनझाओ ने जोश से कहा, मुझे अपने जीजाजी पर भी पूरा भरोसा है। वह बड़ी बहन को जरूर ठीक कर देंगे। किन वानरू ने अपनी बेटी के माथे पर उंगली मारी। तुम्हारे जैसी बदतमीज बच्ची को क्या पता, उसने गुस्से से कहा। चू झोंगटियन के चेहरे पर हैरानी का भाव था। तुमने उसे उसका इलाज करने दिया जबकि तुम निश्चित नहीं थी। बस करो, बस करो। किन वानरू को चिंता की लहर महसूस हुई। तुमने उस लोमड़ी राक्षस को कहाँ भेजा? लोमड़ी दानव। चू हुआनझाओ ने उन दोनों को हैरानी से देखा। चू झोंगटियान ने जल्दी से कहा, यहाँ एक बच्चा है, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। किन वानरू ने तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या मैं गलत हूँ? अगर वह औरत हमारे दरवाजे पर दस्तक न देती तो क्या चुयान इतना गुस्सा होता? हालांकि उसने अपना उग्र स्वभाव बरकरार रखा, फिर भी उसने अपने शब्दों में बदलाव किया। आप उसे भी दोष नहीं दे सकते, चू झोंगटियान ने अनजाने में कहा। उसे पता नहीं था कि चुयान घायल है। आखिरकार यह आज़ू के सभी पक्षों के प्रति अत्यधिक नरमी बरतने का ही नतीजा था। क्या? किन वानरू गुस्से से भड़क उठी। वह अभी तक उसके परिवार में शामिल भी नहीं हुई है और तुम लोग अभी से उसके पक्ष में बोलने लगे हो। तुम मर्दों में जरा भी अच्छाई नहीं है। किसी खूबसूरत लड़की को देखते ही तुम सब पागल हो जाते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? चू झोंगटियन के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। चू हुआनझाओ हैरान था। पिताजी को एक रखेल मिल गई। हमारे कुल के उन सभी चाचाओं के पास विशाल हरम है और हमारे पिताजी का दर्जा उन सभी में सबसे ऊंचा है। उसे अपने पिता पर थोड़ी दया आई। उन्हें इस मामले में वाकई बहुत संघर्ष करना पड़ा था। वह हमेशा से यही सोचती थी कि इस दुनिया के कुलीन वर्ग के लोगों के लिए एक से अधिक पत्नियां और रखेलें रखना बिल्कुल सामान्य बात है। इसके अलावा उसकी मां हमेशा से सख्त मिजाज की थी, जबकि उसके पिता अधिक मिलनसार थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने पिता का पक्ष लेने की ओर झुकी हुई थी। बेशक, अगर किन वानरू को पता होता कि वह क्या सोच रही है, तो वह उसे जरूर मातृत्व प्रेम का सच्चा अर्थ समझा देती। चू झोंगटियन का चेहरा लाल हो गया। बकवास, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी बहन का पति है। जीजा जी। किनारे से सारा तमाशा देखते हुए अब तक बेहद खुशमिजाज रही चू हुआनझाओ ये सुनकर दंग रह गई। आखिर चल क्या रहा था? जीजाजी रखेल रख रहे हैं। चू हुआनझाओ ने पलकें झपकाईं। वह इस खबर को पचा नहीं पा रही थी। ये खबर वाकई बहुत अजीब थी। मैंने भी कभी ऐसे बदतमीज दामाद के बारे में नहीं सुना। किन वानरू ने गुस्से से कहा। इस स्थिति पर उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। ये कौन है? चू हुआनझाओ का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। उसके पिता को आखिरकार एक रखेल मिलने की जो शुरुआती खुशी थी, वो गायब हो गई। अमर लोक की कोई लड़की। क्या उसे हमारे चू वंश को कलंकित करने का डर नहीं है? किन वानरू ने अपने पति को घूरते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि वह इस व्यक्ति की पहचान का जिक्र न करे। क्या ये कियू होंगलेई है? चू हुआनझाओ की आवाज एक सप्तक तक उठी। तुम्हें कैसे पता चला? चू झोंगटियन अचंभित था। उसकी बेटी को अमर निवास के मामले के बारे में कैसे पता चला? मुझे कैसे पता नहीं चला? जीजाजी ने वहां बहुत हंगामा मचा दिया। उनमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे किसी को इतनी जल्दी वापस ले आए? चू हुआनझाओ ने गुस्से से चू झोंगटियान की तरफ देखा। पिताजी, आपने उस औरत को कहाँ भेजा था?
शायद अतिथि कक्ष में। ठीक कहाँ होगा यह मुझे नहीं पता, चू जोंगटियन ने अनमने ढंग से जवाब दिया। मेरी दूसरी बेटी मेरी पहली बेटी से भी ज्यादा गुस्सा क्यों करने लगी है? उसके बाद पूरी करने का इंतजार किए बिना चू हुआंझाओ गुस्से से आग बबूला होकर अतिथि कक्षों की ओर चली गई। दुर्भाग्यवश उन्हें यह नहीं पता था कि क्यू होंगलेई इस समय चू परिवार के अतिथि कक्ष में नहीं थी, बल्कि वह जुआन के निवास पर थी। तो ये आपके छोटे मालिक का निवास स्थान है। सामने के छोटे से आंगन को देखते हुए क्यू होंगलेई के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जी हाँ, मालिक जी यहीं रहते हैं। वे आमतौर पर मालकिन के साथ नहीं रहते, नौकर ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। ये औरत तो हद ही खूबसूरत है। इनके शरीर से कितनी अच्छी खुशबू आती है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? क्यू होंगलेई ने मीठी मुस्कान के साथ पूछा। वह सेवक इस कृपा से अभिभूत होकर घबराए हुए अंदाज में बोला, यह विनम्र व्यक्ति जिनझू हैं। जिनझू? क्यू होंगलेई खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये तो काफी खास नाम है। 1। उस नौकरानी का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मालकिन मुझसे जो भी चाहे मांग सकती हैं। नौकरानी जिनझू ने चापलूसी जारी रखी। धन्यवाद भाई जिन। क्यू होंगलेई ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया। फिर उन्होंने बड़ी उत्सुकता से इस छोटे से आंगन का निरीक्षण किया। क्यू होंगलेई के चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अपने सामान्य रहने के कमरे में कुछ छुपाता है। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। वह ये जानने के लिए चारों ओर देखना चाहती थी कि जुआन अपने पहले के सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए निकम्मे रूप से इतना बदल कैसे गया था। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया और वह तेजी से एक तरफ हट गई। ठीक उसी समय हवा का एक तेज झोंका उस जगह से गुजरा जहां वह अभी थी। उसके हमलावर ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस घातक वार से बच जाएगी। क्यू होंगलेई घबरा गई। हमलावर का समय एकदम सटीक था और हमले का कोण इतना तेज था कि वार को रोकना मुश्किल था। बचाव के लिए उसका प्रयास उसकी सामान्य क्षमता से परे था। उसे दूसरे हमले से बचने का भरोसा नहीं था। एक औरत। उसके हमलावर की हैरानी भरी आवाज केवल एक पल के लिए ही सुनाई दी, लेकिन वह उसके कानों से नहीं बच पाई। ये व्यक्ति कौन है? क्योंकि दोनों में से किसी को भी दीपक जलाने का मौका नहीं मिला, इसलिए कमरा अंधेरा था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए। क्या ये चू वंश की दूसरी चूक है? यह विचार उसके मन में आते ही उसने इसे खारिज कर दिया। ये सर्वविदित था कि चू परिवार की प्रथम महिला को चू वंश के सभी गुण विरासत में मिले थे। अपनी मां की सुंदरता के अलावा उसकी छोटी बहन में कोई भी अच्छी बात नहीं थी। जहां तक उसके कुछ छुपाने की बात है, उफ, इस दुनिया में इतनी सारी अप्रत्याशित चीजें कैसे हो सकती हैं? एक जुआन ही काफी था। उसके जैसा दूसरा कैसे हो सकता है? तो फिर वो कौन है? वो जुआन के कमरे में क्यों है? क्यू होंगलेई हैरान थी, लेकिन उसकी हैरानी में एक तरह का उत्साह भी झलक रहा था। उसने ठान लिया कि वह इस महिला को पकड़ लेगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बड़े रहस्य का पता लगाने वाली है। दुर्भाग्यवश इस महिला की साधना शक्ति असाधारण रूप से उच्च थी। हालांकि क्यू होंगलेई ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दूसरी तरफ से उसके सभी हमलों को आसानी से नाकाम कर दिया गया और कई बार तो उसने लगभग बाजी पलट ही दी थी। चू कबीले के सदस्यों को सतर्क करने के डर से क्यू होंगलेई ने अपनी तात्विक क्षमता का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। दोनों योद्धाओं के बीच शारीरिक प्रहार जारी रहे। हालांकि लड़ाई जितनी लंबी खींचती गई, उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती गई। पेई म्यानमान भी उतनी ही हैरान थी। वह इस कमरे में जुआन का इंतजार कर रही थी। सच कहूं तो उसे खुद भी नहीं पता था कि वह बार बार इस जगह क्यों आ रही थी। शायद इसका कारण यह था कि बचपन से ही उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और जुआन बाकी लोगों से अलग थी। वह उनके साथ बिताए समय को बहुत महत्व देती थी। बेशक अगर आप उससे पूछते तो वह कहती कि वह ये सब केवल चेन जुबान द्वारा जुआन की हत्या को रोकने के लिए कर रही थी। वह सामान्य से थोड़ा पहले आ गई थी। उसे उम्मीद थी कि आने वाला व्यक्ति जुआन होगा, जो बाहर के किसी शोर शराबे से लौट रहा होगा। लेकिन अंत में पता चला कि वह एक महिला थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रही थी, लेकिन उस व्यक्ति की आभा से यह स्पष्ट हो गया कि वह चुचुयान, चू हुआंझाओ या चू वंश का कोई अन्य सदस्य नहीं था। जिस तरह से वह चुपके से अंदर आई थी, उससे उसने अनुमान लगाया कि यह चेन जुबान द्वारा भेजा गया एक हत्यारा था और उसने तुरंत हमला कर दिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि यह आसान होगा। हालांकि उसके प्रतिद्वंदी की साधना शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर की थी। हर एक वार खतरनाक था। उन्होंने एक दूसरे पर दर्जनों वार किए, लेकिन उसका कोई भी प्रयास कारगर नहीं हुआ। पेई म्यानमान ने कई बार अपनी काली ज्वाला का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वह चुचुयान को यह नहीं बताना चाहती थी कि वह यहाँ है। वे दोनों अपने अपने गुप्त उद्देश्यों के साथ आमने सामने की लड़ाई जारी रखे हुए थे। जुआन को स्पष्ट रूप से इस बात का अंदाजा नहीं था कि कमरे में इतना भीषण संघर्ष चल रहा है। वह पूरी तरह से चुचुयान के इलाज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। चुचुयान ने शुरू में अवचेतन रूप से उसे अस्वीकार कर दिया था। हालांकि वह ये भी जानती थी कि उसका प्रतिरोध कमजोर था। कुछ देर बाद अचानक उसका पूरा शरीर अकड़ गया और चेहरा एकदम लाल हो गया। तू बदमाश है। ये कहते हुए उसने गुस्से से उसके कंधे पर काट लिया। वह उसे अपने सारे दर्द लौटाने वाली थी। जुआन हौंफने लगी, दर्द की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे सचमुच बहुत ठंड लग रही थी। किसने कहा था कि सबसे ठंडी महिला भी अंदर से गर्म होती है? पिछली बार भी यही स्थिति थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था मानो वह बर्फ और हिम की दुनिया में प्रवेश कर गया हो। आदिम उत्पत्ति सूत्र के संयमकारी प्रभाव ने ही उसकी जान बचाई। कोई भी सामान्य व्यक्ति तुरंत मुरझा जाता और शायद जीवन भर के लिए अपन भी हो जाता। जुआन ने धीरे से उसके बालों की उलझनें सुलझाते हुए प्यार से कहा, तुम्हारा शरीर पहले से ही इतना ठंडा है। तुम हमेशा मजबूत होने का दिखावा करती रही हो। ये वाकई बहुत मुश्किल रहा होगा। चुचुयान की आंखें पल भर में लाल हो गईं।
उसके शब्दों ने उसके सबसे कठोर कवच को चकनाचूर कर दिया था, जिससे उसके सबसे कमजोर हिस्से सामने आ गए थे। शुरुआती शर्मिंदगी दूर होने के बाद चू चुयान को थोड़ी सी माफी महसूस हुई। उसने पूछा, क्या आपको चोट लग रही है? जुआन जोर से हंसी। मैं तो इसी का इंतजार कर रही थी। भला मुझे बुरा कैसे लग सकता है? तुम बदमाश। चू चुयान ने गुस्से में उसे चुटकी काटी। हालांकि वह सचमुच जलते सूरज की तरह था, जो उसके शरीर में असीम गर्मी फैला रहा था। कैसा लग रहा है? जुआन ने अचानक पूछा। चू चुयान के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यह आदमी तो सचमुच इतना बेशर्मी भरा सवाल पूछ रहा है। मैं इसका जवाब कैसे दूं? वह एक तरफ मुड़ गई, अपने होंठ काटते हुए, और एक शब्द भी नहीं बोली। जुआन ने उसके चेहरे के भाव देखकर समझ लिया कि वह दुविधा में है। उसने कड़वी मुस्कान के साथ समझाया, मैं पूछ रहा हूं कि क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? मैं आदिम ऊर्जा का उपयोग करके तुम्हारे शरीर का पोषण कर रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझे तुरंत बताना, नहीं तो मैं तुम्हारा इलाज जल्द से जल्द कैसे कर पाऊंगा। अध्याय 287 हास्यास्पद। चू स्टेट के चिकित्सक बाओ यूलू जल्दी से दौड़कर आए। वे दरवाजा खोलने ही वाले थे कि किन वानरू ने उन्हें रोक दिया। महोदया, इसका क्या मतलब है? क्या युवती गंभीर रूप से बीमार नहीं है? बाओ यूलू ने हैरानी से पूछा। किन वानरू का चेहरा लाल हो गया। अंदर कोई है, इसलिए अभी अंदर जाना उचित नहीं है। क्या दिव्य चिकित्सक जी आ गए? किन वानरू की अचानक झिझक देखकर बाओ यूलू ने अनजाने में अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई। मैडम सचमुच बेहद खूबसूरत हैं, अगर मैं 20 साल छोटा होता तो शायद मेरा दिल भी पिघल जाता। मास्टर चू तो वाकई बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन ये बहुत दुख की बात है। अफसोस, भाग्य सचमुच लोगों के साथ खिलवाड़ करता है। नहीं, कोई और है, किन वानरू ने समझाया। मुझे चिकित्सक बाओ को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहना पड़ेगा। ओह, बाओ यूलू ने उत्सुकता से घर की ओर देखा। क्या ब्राइटन मून शहर में कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसके पास असाधारण चिकित्सा विशेषज्ञता हो? तो ये बुजुर्ग महिला मेरे ज्ञान को और बढ़ा सकती है। किन वानरू कुछ देर के लिए अजीब सी चुप्पी में डूब गई। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि बाद में वह सब कुछ कैसे समझाएगी। चू झोंकटियन बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। अंततः अपनी घबराहट पर काबू न रख पाने पर उसने अपनी पत्नी को एक तरफ खींचकर पूछा, प्रिय, क्या आजू वाकई भरोसेमंद है? क्या हमें पहले वैद्य बाओ से उसकी जांच करवानी चाहिए या दिव्य वैद्य जी को बुलाना चाहिए? बाओ यूलू के स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए उन्होंने दूसरा नाम बोलते समय अपनी आवाज धीमी कर ली। किन वानरू को भी पूरा भरोसा नहीं था। मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन चुयान उस पर बहुत भरोसा करता है। वह शायद भरोसेमंद है। चू हुआनझाओ ने जोश से कहा, मुझे अपने जीजाजी पर भी पूरा भरोसा है। वह बड़ी बहन को जरूर ठीक कर देंगे। किन वानरू ने अपनी बेटी के माथे पर उंगली मारी। तुम्हारे जैसी बदतमीज बच्ची को क्या पता, उसने गुस्से से कहा। चू झोंकटियन के चेहरे पर हैरानी का भाव था। तुमने उसे उसका इलाज करने दिया जबकि तुम निश्चित नहीं थी। बस करो, बस करो। किन वानरू को चिंता की लहर महसूस हुई। तुमने उस लोमड़ी राक्षस को कहाँ भेजा? लोमड़ी दानव। चू हुआनझाओ ने उन दोनों को हैरानी से देखा। चू झोंकटियान ने जल्दी से कहा, यहाँ एक बच्चा है, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। किन वानरू ने तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या मैं गलत हूँ? अगर वह औरत हमारे दरवाजे पर दस्तक न देती तो क्या चुयान इतना गुस्सा होता? हालांकि उसने अपना उग्र स्वभाव बरकरार रखा, फिर भी उसने अपने शब्दों में बदलाव किया। आप उसे भी दोष नहीं दे सकते, चू झोंकटियान ने अनजाने में कहा। उसे पता नहीं था कि चुयान घायल है। आखिरकार यह आजू के सभी पक्षों के प्रति अत्यधिक नरमी बरतने का ही नतीजा था। क्या? किन वानरू गुस्से से भड़क उठी। वह अभी तक उसके परिवार में शामिल भी नहीं हुई है और तुम लोग अभी से उसके पक्ष में बोलने लगे हो। तुम मर्दों में जरा भी अच्छाई नहीं है। किसी खूबसूरत लड़की को देखते ही तुम सब पागल हो जाते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? चू झोंकटियन के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। चू हुआनझाओ हैरान था। पिताजी को एक रखेल मिल गई। हमारे कुल के उन सभी चाचाओं के पास विशाल हरम है और हमारे पिताजी का दर्जा उन सभी में सबसे ऊंचा है। She actually felt a slight pity for her dad. He really struggled on this front. वह हमेशा से यही सोचती थी कि इस दुनिया के कुलीन वर्ग के लोगों के लिए एक से अधिक पत्नियां और रखेलें रखना बिल्कुल सामान्य बात है। इसके अलावा उसकी मां हमेशा से सख्त मिजाज की थी, जबकि उसके पिता अधिक मिलनसार थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने पिता का पक्ष लेने की ओर झुकी हुई थी। बेशक, अगर किन वानरू को पता होता कि वह क्या सोच रही है, तो वह उसे जरूर मातृत्व प्रेम का सच्चा अर्थ समझा देती। चू झोंकटियन का चेहरा लाल हो गया। बकवास, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी बहन का पति है। जीजाजी। किनारे से सारा तमाशा देखते हुए अब तक बेहद खुशमिजाज रही चू हुआनझाओ ये सुनकर दंग रह गई। आखिर चल क्या रहा था? जीजाजी रखेल रख रहे हैं। चू हुआनझाओ ने पलकें झपकाईं। वह इस खबर को पचा नहीं पा रही थी। ये खबर वाकई बहुत अजीब थी। मैंने भी कभी ऐसे बदतमीज दामाद के बारे में नहीं सुना। किन वानरू ने गुस्से से कहा। इस स्थिति पर उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। ये कौन है? चू हुआनझाओ का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। उसके पिता को आखिरकार एक रखेल मिलने की जो शुरुआती खुशी थी, वो गायब हो गई। अमर लोक की कोई लड़की। क्या उसे हमारे चू वंश को कलंकित करने का डर नहीं है? किन वानरू ने अपने पति को घूरते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि वह इस व्यक्ति की पहचान का जिक्र न करे। क्या ये कियू होंगलेई है? चू हुआनझाओ की आवाज एक सप्तक तक उठी। तुम्हें कैसे पता चला? चू झोंकटियन अचंभित था। उसकी बेटी को अमर निवास के मामले के बारे में कैसे पता चला? मुझे कैसे पता नहीं चला? जीजाजी ने वहां बहुत हंगामा मचा दिया। उनमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे किसी को इतनी जल्दी वापस ले आए? चू हुआनझाओ ने गुस्से से चू झोंकटियान की तरफ देखा। पिताजी, आपने उस औरत को कहाँ भेजा था?
शायद अतिथि कक्ष में। ठीक कहाँ होगा यह मुझे नहीं पता, चू जोंगटियन ने अनमने ढंग से जवाब दिया। मेरी दूसरी बेटी मेरी पहली बेटी से भी ज्यादा गुस्सा क्यों करने लगी है? उसके बाद पूरी करने का इंतजार किए बिना चू हुआंझाओ गुस्से से आग बबूला होकर अतिथि कक्षों की ओर चली गई। दुर्भाग्यवश उन्हें यह नहीं पता था कि क्यू होंगली इस समय चू परिवार के अतिथि कक्ष में नहीं थी, बल्कि वह जुआन के निवास पर थी। तो ये आपके छोटे मालिक का निवास स्थान है। सामने के छोटे से आंगन को देखते हुए क्यू होंगली के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जी हाँ, मालिक जी यहीं रहते हैं। वे आमतौर पर मालकिन के साथ नहीं रहते, नौकर ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। ये औरत तो हद ही खूबसूरत है। इनके शरीर से कितनी अच्छी खुशबू आती है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? क्यू होंगलेई ने मीठी मुस्कान के साथ पूछा। वह सेवक इस कृपा से अभिभूत होकर घबराए हुए अंदाज में बोला, यह विनम्र व्यक्ति जिनझू हैं। जिनझू? क्यू होंगलेई खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये तो काफी खास नाम है। 1। उस नौकरानी का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मालकिन मुझसे जो भी चाहे मांग सकती हैं। नौकरानी जिनझू ने चापलूसी जारी रखी। धन्यवाद भाई जिन। क्यू होंगलेई ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया। फिर उन्होंने बड़ी उत्सुकता से इस छोटे से आंगन का निरीक्षण किया। क्यू होंगलेई के चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अपने सामान्य रहने के कमरे में कुछ छुपाता है। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। वह ये जानने के लिए चारों ओर देखना चाहती थी कि जुआन अपने पहले के सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए निकम्मे रूप से इतना बदल कैसे गया था। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया और वह तेजी से एक तरफ हट गई। ठीक उसी समय हवा का एक तेज झोंका उस जगह से गुजरा जहां वह अभी थी। उसके हमलावर ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस घातक वार से बच जाएगी। क्यू होंगलेई घबरा गई। हमलावर का समय एकदम सटीक था और हमले का कोण इतना तेज था कि वार को रोकना मुश्किल था। बचाव के लिए उसका प्रयास उसकी सामान्य क्षमता से परे था। उसे दूसरे हमले से बचने का भरोसा नहीं था। एक औरत। उसके हमलावर की हैरानी भरी आवाज केवल एक पल के लिए ही सुनाई दी, लेकिन वह उसके कानों से नहीं बच पाए। ये व्यक्ति कौन है? क्योंकि दोनों में से किसी को भी दीपक जलाने का मौका नहीं मिला, इसलिए कमरा अंधेरा था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए। क्या ये चू वंश की दूसरी चूक है? यह विचार उसके मन में आते ही उसने इसे खारिज कर दिया। ये सर्वविदित था कि चू परिवार की प्रथम महिला को चू वंश के सभी गुण विरासत में मिले थे। अपनी मां की सुंदरता के अलावा उसकी छोटी बहन में कोई भी अच्छी बात नहीं थी। जहां तक उसके कुछ छुपाने की बात है, उफ, इस दुनिया में इतनी सारी अप्रत्याशित चीजें कैसे हो सकती हैं? एक जुआन ही काफी था। उसके जैसा दूसरा कैसे हो सकता है? तो फिर वो कौन है? वो जुआन के कमरे में क्यों है? क्यू होंगलेई हैरान थी, लेकिन उसकी हैरानी में एक तरह का उत्साह भी झलक रहा था। उसने ठान लिया कि वह इस महिला को पकड़ लेगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बड़े रहस्य का पता लगाने वाली है। दुर्भाग्यवश इस महिला की साधना शक्ति असाधारण रूप से उच्च थी। हालांकि क्यू होंगलेई ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दूसरी तरफ से उसके सभी हमलों को आसानी से नाकाम कर दिया गया और कई बार तो उसने लगभग बाजी पलट ही दी थी। चू कबीले के सदस्यों को सतर्क करने के डर से क्यू होंगलेई ने अपनी तात्विक क्षमता का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। दोनों योद्धाओं के बीच शारीरिक प्रहार जारी रहे। हालांकि लड़ाई जितनी लंबी खींचती गई, उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती गई। पेई म्यानमान भी उतनी ही हैरान थी। वह इस कमरे में जुआन का इंतजार कर रही थी। सच कहूं तो उसे खुद भी नहीं पता था कि वह बार बार इस जगह क्यों आ रही थी। शायद इसका कारण यह था कि बचपन से ही उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और जुआन बाकी लोगों से अलग थी। वह उनके साथ बिताए समय को बहुत महत्व देती थी। बेशक अगर आप उससे पूछते तो वह कहती कि वह ये सब केवल चेन जुबान द्वारा जुआन की हत्या को रोकने के लिए कर रही थी। वह सामान्य से थोड़ा पहले आ गई थी। उसे उम्मीद थी कि आने वाला व्यक्ति जुआन होगा, जो बाहर के किसी शोर शराबे से लौट रहा होगा। लेकिन अंत में पता चला कि वह एक महिला थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रही थी, लेकिन उस व्यक्ति की आभा से यह स्पष्ट हो गया कि वह चुचुयान, चू हुआंझाओ या चू वंश का कोई अन्य सदस्य नहीं था। जिस तरह से वह चुपके से अंदर आई थी, उससे उसने अनुमान लगाया कि यह चेन जुबान द्वारा भेजा गया एक हत्यारा था और उसने तुरंत हमला कर दिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि यह आसान होगा। हालांकि उसके प्रतिद्वंदी की साधना शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर की थी। हर एक वार खतरनाक था। उन्होंने एक दूसरे पर दर्जनों वार किए, लेकिन उसका कोई भी प्रयास कारगर नहीं हुआ। पेई म्यानमान ने कई बार अपनी काली ज्वाला का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वह चुचुयान को यह नहीं बताना चाहती थी कि वह यहाँ है। वे दोनों अपने अपने गुप्त उद्देश्यों के साथ आमने सामने की लड़ाई जारी रखे हुए थे। जुआन को स्पष्ट रूप से इस बात का अंदाजा नहीं था कि कमरे में इतना भीषण संघर्ष चल रहा है। वह पूरी तरह से चुचुयान के इलाज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। चुचुयान ने शुरू में अवचेतन रूप से उसे अस्वीकार कर दिया था। हालांकि वह ये भी जानती थी कि उसका प्रतिरोध कमजोर था। कुछ देर बाद अचानक उसका पूरा शरीर अकड़ गया और चेहरा एकदम लाल हो गया। तू बदमाश है। ये कहते हुए उसने गुस्से से उसके कंधे पर काट लिया। वह उसे अपने सारे दर्द लौटाने वाली थी। जुआन हौंफने लगी, दर्द की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे सचमुच बहुत ठंड लग रही थी। किसने कहा था कि सबसे ठंडी महिला भी अंदर से गर्म होती है? पिछली बार भी यही स्थिति थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था मानो वह बर्फ और हिम की दुनिया में प्रवेश कर गया हो। आदिम उत्पत्ति सूत्र के संयमकारी प्रभाव ने ही उसकी जान बचाई। कोई भी सामान्य व्यक्ति तुरंत मुरझा जाता और शायद जीवन भर के लिए अपन भी हो जाता। जुआन ने धीरे से उसके बालों की उलझनें सुलझाते हुए प्यार से कहा, तुम्हारा शरीर पहले से ही इतना ठंडा है। तुम हमेशा मजबूत होने का दिखावा करती रही हो। ये वाकई बहुत मुश्किल रहा होगा। चुचुयान की आंखें पल भर में लाल हो गईं।
उसके शब्दों ने उसके सबसे कठोर कवच को चकनाचूर कर दिया था, जिससे उसके सबसे कमजोर हिस्से सामने आ गए थे। शुरुआती शर्मिंदगी दूर होने के बाद चू चुयान को थोड़ी सी माफी महसूस हुई। उसने पूछा, क्या आपको चोट लग रही है? जुआन जोर से हंसी। मैं तो इसी का इंतजार कर रही थी। भला मुझे बुरा कैसे लग सकता है? तुम बदमाश। चू चुयान ने गुस्से में उसे चुटकी काटी। हालांकि वह सचमुच जलते सूरज की तरह था, जो उसके शरीर में असीम गर्मी फैला रहा था। कैसा लग रहा है? जुआन ने अचानक पूछा। चू चुयान के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यह आदमी तो सचमुच इतना बेशर्मी भरा सवाल पूछ रहा है। मैं इसका जवाब कैसे दूं? वह एक तरफ मुड़ गई, अपने होंठ काटते हुए, और एक शब्द भी नहीं बोली। जुआन ने उसके चेहरे के भाव देखकर समझ लिया कि वह दुविधा में है। उसने कड़वी मुस्कान के साथ समझाया, मैं पूछ रहा हूं कि क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? मैं आदिम ऊर्जा का उपयोग करके तुम्हारे शरीर का पोषण कर रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझे तुरंत बताना, नहीं तो मैं तुम्हारा इलाज जल्द से जल्द कैसे कर पाऊंगा। एक जिन इक्वल सोना जू इक्वल स्वर अध्याय 288 उग्र। तभी चू चुयान को एहसास हुआ कि ये उसके अपने ही मन की उपज थी। शर्मिंदगी के मारे उसका पीला चेहरा लाल हो गया और उसका बर्फीला ठंडा शरीर भी थोड़ा गर्म हो गया। जब जुआन ने उसके शरीर की संवेदनशीलता को देखा तो वह शरारती मुस्कान के साथ बोला, प्यारी, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा असहज महसूस कर रहा है? मुझे पहले उसी हिस्से का इलाज करना चाहिए। चू चुयान ने दांत पीसते हुए कहा, यह आदमी तो रुकना ही नहीं जानता। हम दोनों पहले से ही इस काम में लगे हुए हैं। मुझे और क्या कहना है? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मेरे पास तुम्हारे साथ मनमाने ढंग से व्यवहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, समझी? जुआन ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। चू चुयान ने उसकी हरकतों को देखकर भौहें चढ़ा लीं। उसने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। रुको। जुआन उलझन में दिख रही थी। चू चुयान की आंखों में आंसू छा गए, मानो वो रोने ही वाली हो। कृपया थोड़ी देर रुक जाए। मुझे सांस लेने दीजिए। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए थे, फिर भी किसी कारणवश कालकोठरी में बिताए उनके आखिरी अनुभव की यादें उसके लिए बेहद धुंधली थीं। उसे केवल क्रोध, शर्मिंदगी और उलझन का मिला जुला एहसास याद था। ये पहली बार था जब वह अभी भी काफी हद तक होश में थी। क्या सभी पुरुष इतने ही उग्र होते हैं? चू चुयान ने कड़वाहट से अपने दांत भींच लिए। इस अचानक आए विचार से उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी सख्त परवरिश ने उसे इस विषय पर और सोचने से तुरंत रोक दिया। वह उसके कपड़ों को कसकर पकड़े रही और धीरे धीरे एक पुरुष के स्पर्श के अभ्यस्त होते हुए भारी सांसें ले रही थी। जब उसने उसकी खूबसूरत भौहों को सिकुड़ा हुआ देखा तो जुआन का दिल सहानुभूति से भर गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और झुककर उसके लाल होठों को चूम लिया। चू चुयान का पूरा शरीर कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली का झटका लगा हो। जुआन दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह कठोर स्वभाव वाली महिला इतनी संवेदनशील होगी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तो मैं शुरू करता हूँ। चू चुयान इतनी शर्मिंदा थी कि उसकी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया, जिससे उसकी गर्दन दिख गई, जो लाल हो गई थी। उसने धीमी आवाज में अपनी सहमति व्यक्त की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसका पहले वाला रूप तो कभी किसी पुरुष को उसके साथ ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। कल वाला चुयान भी तो बिल्कुल इसके लिए राजी नहीं होता। पर अब उसे भी इसका कारण समझ नहीं आया। वह भी समझना नहीं चाहती थी। जल्द ही उसके पास इन बातों के बारे में सोचने का कोई समय नहीं बचा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर समुद्र में एक छोटी नाव की तरह हो, जो भयंकर तूफान में इधर उधर धक्के खा रही हो। कभी वह बादलों की ओर उठती तो कभी गहरे समुद्र की गहराइयों में खींची चली जाती। उसे नहीं पता था कि वह जीवित रहेगी या उस अथाह खाई में डूब जाएगी। काफी समय बीत चुका था और बाहर मौजूद चू कबीले के सदस्य बेहद चिंतित हो गए थे। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। किन वानरू प्रवेश द्वार के आसपास चहलकदमी कर रही थी। उनकी बेटी कम उम्र में ही परिपक्व हो गई थी और धीरे धीरे अधिक से अधिक अंतर्मुखी होती जा रही थी। इसी कारण उन्होंने दरवाजों और खिड़कियों के चारों ओर विशेष प्रकार की प्रतीकात्मक आकृतियां बनवाईं ताकि सभी प्रकार की आवाजें अंदर न आ सकें। इसी वजह से बाहर किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। किन वानरू को अचानक स्नो की याद आ गई। काश उसके जैसी कोई अंदर की स्थिति का जायजा लेने के लिए मौजूद होती। स्नो के जाने के बाद से चू चुयान ने अपने लिए कोई दूसरी नौकरानी नहीं ढूंढी थी। एक तरफ खड़े चू झोंकटियन ने उसकी बेचैनी भरी चहलकदमी देखी। तुम अंदर जाकर देख क्यों नहीं लेती? उसकी पत्नी ने बताया था कि इलाज उसकी बेटी के नग्न अवस्था में ही किया जाना है, इसलिए उसका अंदर जाना उचित नहीं था। लेकिन उनकी पत्नी के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं था। किन वानरू को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। हालांकि दूसरों का अंदर जाना उचित नहीं था, लेकिन एक मां होने के नाते उसके लिए इसमें कुछ भी गलत नहीं था। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, आहजू, चुयान की हालत कैसी है? मौन ने उसे जवाब दिया, अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं खुला। उस बदमाश ने दरवाजा बंद कर दिया। किन वानरू ने गुस्से से अपने पति की ओर देखा। चू झोंकटियन ने सिर हिलाया। उसकी बेटी अभी छोटी थी, लेकिन उसकी साधना शक्ति अत्यंत उच्च थी। उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को एक साधारण व्यक्ति द्वारा हटाया नहीं जा सकता था। वह दरवाजे के पास गया और धीरे से अपना हाथ दरवाजे पर दबाया। की ने उसके शरीर को छोड़ दिया और दरवाजे पर लगी पाबंदियों को खोल दिया। हो गया। बाहर नजर रखने में मेरी मदद करो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ, किन वानरू ने कहा। अगर कुछ लोग गलती से अंदर घुस आए और उनकी बेटी को बिना कपड़ों के देख लिया तो उसकी बची खुची पवित्रता भी तार तार हो जाएगी।
उसे यह जानना जरूरी था कि उसका पति पहरा देगा। चू झोंगटियन ने उसे दृढ़ता से सिर हिलाकर सहमति दी, जिससे उसकी चिंता कुछ हद तक कम हो गई। संतुष्ट होकर किन्वानरू ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया, फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और उसे दोबारा ताला लगा दिया। तभी वह और अंदर की ओर बढ़ी। चू चुयान एक रियासत की लाडली बेटी थी, इसलिए उसका कमरा काफी बड़ा था। जहां वह थी, वहां से किन्वानरू अंदर की स्थिति का तुरंत अंदाजा नहीं लगा सकी। वह जोर से बोलकर अपनी उपस्थिति का ऐलान भी नहीं करना चाहती थी, कहीं ऐसा न हो कि वे इलाज के किसी अहम चरण में हों। मैं बस चुपके से एक नज़र डाल लूंगी और यह सुनिश्चित करने के बाद चली जाऊंगी कि मेरी बेटी ठीक है। मैं उनके इलाज में कोई बाधा नहीं डालूंगी। जैसे ही वह कमरे में और आगे बढ़ी, उसे अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, लगभग दबी हुई सिसकियों और कराहों जैसी। किन्वानरू असमंजस में थी। वह ऐसी आवाजों से अनजान नहीं थी, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? शायद चुयान इसलिए कराह रही है क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर है। यह विचार उसके मन में अभी आया ही था कि वह स्क्रीन से बाहर निकल गई। उसके सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा था और यहाँ तक कि अपनी बेटी की बीमारी के लाइलाज होने की संभावना के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। ये वह दृश्य था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जुआन और चू चुयान ने भी उसके आने की उम्मीद नहीं की थी। अजीब सी आवाज सुनकर वे तीनों सहज रूप से पीछे मुड़े। उनकी आंखें फटी रह गईं। जू बदमाश, तू हरामखोर। किन्वानरू आखिरकार अपने शुरुआती सदमे और हैरानी से उबर गई और तुरंत गुस्से से भड़क उठी। आपने किन्वानरू को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। किन्वानरू को यह विश्वास करने से इनकार हो गया कि उसकी बेटी किसी भी पुरुष को उसके साथ इस तरह का व्यवहार करने देगी, भले ही वह पुरुष उसका असली पति ही क्यों न हो। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता है। जुआन ने गंभीर रूप से घायल और विरोध करने में असमर्थ होने का फायदा उठाते हुए एक विक्षिप्त जानवर की तरह उसका शोषण किया था। वह सोच रही थी कि बाहर सब लोग अभी भी चिंतित हैं, अंदर उसकी बेटी जिस दुर्भाग्य और अपमान का सामना कर रही है, उससे पूरी तरह अनजान है। ये सोचकर उसका मन कर रहा था कि वह जुआन की खाल उतार दे। आपने किन्वानरू को 999 बार सफलतापूर्वक ट्रोल कर दिया है। वह अब और खुद को रोक नहीं सकी और सीधे जुआन पर हमला कर दिया। वह पूरी तरह निर्दयी थी, उसका इरादा उसे जान से मारने का था। घबराहट में जुआन एक तरफ हट गई, लेकिन किन्वानरू छठे दर्जे की साधिका थी। उससे बचना इतना आसान कैसे हो सकता था? संकट की इस घड़ी में उसने जल्दबाजी में मीली के संशोधित सनफ्लावर फैंटम का प्रयोग किया। उसकी आकृति तुरंत दो भागों में विभाजित हो गई और दोनों आकृतियां दो अलग अलग दिशाओं में भागने लगीं। किन्वानरू ने अपना सारा ध्यान अपने सामने खड़े व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया। उसने एक जोरदार मुक्का मारा जो सीधे उसकी पीठ के बीचों बीच जा लगा। उसका हाथ मानो खाली हवा में ही लग गया, जिससे वह स्तब्ध रह गई। उसके सामने की आकृति प्रकाश और छाया के विशाल विस्तार में विलीन हो गई। क्या यह एक छलावा था? वह भी एक डचेस थी और उसे काफी अनुभव था। उसे तुरंत पता चल गया कि क्या हुआ था। उसकी निगाहें कमरे के दूसरे कोने में भागी हुई जुआन पर टिक गईं। जैसे ही वह दोबारा हमला करने वाली थी, चू चुयान की कमजोर आवाज ने उसे पुकारा, माँ। कोई बात नहीं, माँ यही है। किन्वानरू तुरंत उसे सहारा देने के लिए दौड़ी। उसी क्षण उसका दिल नर्म पड़ गया। उसने सोचा कि उसकी बेटी जन्म से ही कितनी अभिमानी और घमंडी थी और कैसे एक नीच इंसान ने उसकी पवित्रता को नष्ट कर दिया था। उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की वजह से ही यह सब हमारी गलती है। उसने अपना हमला फिर से शुरू करने के लिए कदम बढ़ाया। रुको, चू चुयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से खुद को रजाई में लपेट लिया। किन्वानरू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी बेटी की प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। क्या वह इस स्थिति से बहुत सदमे में थी? वह वास्तव में मेरा इलाज कर रहे थे। चू चुयान ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका चेहरा पहले से ही पूरी तरह लाल हो चुका था। ये तो वाकई बहुत शर्मनाक था। उसकी अपनी माँ भी अचानक अंदर आ गई और उसने उसे देख लिया। वह भी कुछ कहने में बहुत शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन उसे डर था कि उसकी माँ सचमुच जुआन को मार डालेगी या किसी और को सतर्क कर देगी और उसे अंदर आने पर मजबूर कर देगी। ये और भी अपमानजनक होगा। इलाज? यहाँ किस चीज का इलाज हो रहा है? किन्वानरू को लगा कि उसकी बेटी शर्म के मारे सच नहीं बोल पा रही है। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारा बदला लेगी। ये छोटा कमीना आज तुम्हारे साथ ऐसा करके बच नहीं पाएगा। इतना कहकर वह जुआन की ओर दौड़ पड़ी। जब चू चुयान ने देखा कि उसकी माँ को बात समझ नहीं आई है, तो वह घबरा गई। उसके पास कहने के लिए केवल एक ही बात बची थी। दरअसल, असल में, मैं सहमत हो गई थी। किन्वानरू अचानक रुक गई। वह अविश्वास से पीछे मुड़ी। तुमने क्या कहा? चू चुयान का चेहरा भावहीन हो गया, स्पष्ट रूप से दुविधा में डूबी हुई थी। उसने खुद को संभालने के लिए कुछ समय लिया। दरअसल, कालकोठरी में हम सचमुच एक असली पति पत्नी बन चुके थे। किन्वानरू के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसका मुंह तेजी से चल रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की होगी, न ही अपने सबसे बुरे सपनों में और न ही अपने सबसे भयानक दुस्वप्नों में। जुआन बेहद भावुक हो गया। आखिरकार, भले ही उन दोनों ने अंतरंग संबंध बनाए थे, लेकिन ये सब चू चुयान को बचाने के लिए ही था। वे दोनों अपने दिल में जानते थे कि वे अभी भी सच्चे पति पत्नी बनने से बहुत दूर हैं, और चू चुयान ने अभी तक उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। किसने सोचा होगा कि चू चुयान खुद इस बात को मान लेगी? उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुशी से फट पड़ेगा। तुम दोनों ने गुप्त तहखाने में अपनी शादी की पहली रात पूरी कर ली? किन्वानरू ने आखिरकार पूछा। वह अभी भी पूरी तरह से हैरान थी, लेकिन उसे कुछ समझ में आया। मेरी बेटी अपने ठंडे और संकोची स्वभाव के बावजूद बिना कपड़ों के उससे इलाज करवाने के लिए तैयार थी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मुझे इसका पहले से ही अंदाजा होना चाहिए था।
फिर भी भले ही आप दोनों सचमुच पति पत्नी हों, इस तरह के समय में इस तरह की हरकतें करना ये हद से ज्यादा है। केन वानरू इन दोनों के बीच के इतिहास को जानने की कोशिश करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। इस समय उसकी बेटी बुरी तरह घायल थी, लोगों का एक समूह घबराकर बाहर इंतजार कर रहा था, और फिर भी वे। जुआन ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं सचमुच चुयान को बचा रहा हूं। वह चिल्लाया। चुप रहो। केन वानरू ने उसे घृणा भरी निगाहों से देखा। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम जम गया। उसका पीछा करते समय वह अपने गुस्से में इतनी डूबी हुई थी कि उसने और कुछ भी नोटिस नहीं किया। जब वह थोड़ी शांत हुई तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह पूरी तरह नग्न था। ये लड़का इतना इतना केन वानरू का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने घबराई हुई नजर से चू चुयान की तरफ देखा। उसकी नाजुक बेटी ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अध्याय 289, केन वानरू का पीड़ादायक हृदय। चू चुयान को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसकी माँ में कुछ गड़बड़ है। उसने घबराकर बताया, माँ, वह सचमुच मेरा इलाज कर रहा है। ये तरीका भले ही अजीब लगे, लेकिन इससे मुझे वाकई आराम मिल रहा है। बोलते बोलते उसकी गर्दन लाल हो गई। आखिरकार वह बचपन से ही एक बेहतरीन बेटी रही थी और उसने कभी अपने माता पिता को चिंता का कोई कारण नहीं दिया था। अब उसे अपनी माँ को इस शर्मनाक घटना के बारे में समझाना ही था। ये वाकई बहुत अपमानजनक था। ये सब उस आदमी की गलती है। वह जुआन को घृणा भरी नजर से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। जुआन को ऐसा लगा जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। इसमें मेरी क्या गलती है? किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी माँ अचानक अंदर आ जाएगी। केन वानरू ने अपना सिर सख्ती से एक तरफ घुमाया। फिर उसने अपनी बेटी को गहरी चिंता से देखा। यान प्र, क्या तुम्हारी हालत में सुधार हुआ है? चू चुयान ने अपने होंठ दबाए और धीरे से कहा, मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। क्या सचमुच ऐसी चीज से उपचार हो सकता है? केन वानरू अवाक रह गई। उसे काफी ज्ञान और अनुभव था, फिर भी उसने ऐसी बात पहली बार सुनी थी। वह शायद दूसरे पुरुषों से अलग हो, चू चुयान ने शांत भाव से समझाया। एक विलक्षण साधना प्रतिभा होने के नाते वह इस बात को भली भांति महसूस कर सकती थी कि दूसरे पक्ष की ऊर्जा उसकी जगह पर उसकी नसों को स्वाभाविक रूप से ठीक कर सकती है, मानो वह उसकी अपनी ऊर्जा हो। लेकिन जाहिर है, इस तरह की चीजों के मामले में वह बिल्कुल नौसिखिया थी, इसलिए उसके पास ये पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था कि यह धारणा सच थी या नहीं। यह मुख्य रूप से मेरी शारीरिक बनावट और साधना पद्धति के कारण है। अन्य पुरुष ऐसा नहीं कर सकते, जुआन ने किनारे से चिंतित होकर कहा। मैं इस समय इन दोनों के बीच और अधिक गलतफहमियां बिल्कुल नहीं होने दे सकता। केन वानरू उनसे पूछना चाहती थी कि वे किस प्रकार की शारीरिक बनावट और तकनीक की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। अभी इस बारे में पूछने का सही समय नहीं था। अरे, कपड़े पहन लो। केन वानरू इस तरह बैठ गई कि उसका एक तरफ का हिस्सा उसकी ओर हो गया और उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी भरी हुई छाती ऊपर नीचे हो रही थी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह उसके गुस्से के शांत न होने के कारण था या किसी और वजह से। कपड़े पहनकर मेरे पीछे आओ और फिर गुरुजी को सारी बात समझा देना, केन वानरू ने आगे कहा। जाहिर है, अब जब उसने बीच में दखल दे दिया था, तो वह जुआन को अपनी बेटी को परेशान करना जारी रखने नहीं दे सकती थी। ये तो सरासर शर्मनाक है। क्या आप पति पत्नी रात में बंद कमरे में अकेले मौज मस्ती नहीं कर सकते? आप लोगों को अभी अभी ये सब करना ही था, जबकि बाहर सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चुयान पहले बहुत अच्छी थी। ये सब जुआन की गलती है जिसने उसे गुमराह किया। ये सोचकर उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। आपने किन वानरू को ट्रोल करके 777 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं? जुआन ने अपने बिखरे हुए कपड़े उठाए और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी तक चुयान का इलाज पूरा नहीं किया है। अगर हम अभी चले गए तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चू चुयान अवाक रह गई, लेकिन उसकी स्तब्धता किन वानरू की अबोधता के सामने कुछ भी नहीं थी। ये आदमी क्या कहना चाह रहा था? कहीं ये जारी तो नहीं रखना चाहता? किन वानरू का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर चुयान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? जुआन के चेहरे पर बेबसी का भाव था। उसने चू चुयान की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उससे पूछ लो। किन वानरू ने अपनी बेटी की ओर मुड़कर देखा। उसकी बेटी साधना में हमेशा से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके शरीर की स्थिति को किसी और से बेहतर समझती थी। मेरे शरीर में व्याप्त शीत ऊर्जा कुछ हद तक पुनः सक्रिय होने लगी है, चू चुयान ने कुछ झिझक के साथ कहा। एक युवती होने के नाते उनका संकोची स्वभाव उन्हें ये बात स्वीकार करने से रोक रहा था, लेकिन इतने वर्षों तक चू वंश के अनेक मामलों को संभालने के कारण उन्होंने स्वयं को हर समय तर्कसंगत बने रहने का प्रशिक्षण दिया था। अगर जुआन को अब खदेड़ दिया गया तो ये सब सचमुच व्यर्थ हो जाएगा। पहले तो उसे पूरा यकीन था कि उसका अंत निश्चित है। उसने अपने पीछे कई आखिरी शब्द भी छोड़े थे। अंततः वह चू वंश को नहीं छोड़ सकी। अब जब उसके जीने की उम्मीद जगी थी तो वह क्षणिक आवेग के कारण इसे कैसे त्याग सकती थी? वैसे भी आहजू और मैं पहले से ही वैसे ही हैं। कुछ और बार ऐसा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि चू चुयान ने अपने शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से किया था, लेकिन उसका इरादा पूरी तरह स्पष्ट था। किन वानरू के मुंह से बिना आवाज के आवाज निकली। वह जानती थी कि उसकी बेटी हद से ज्यादा गंभीर थी। अगर उसने ऐसा कहा था तो शायद यही बात थी। हालांकि उन्हें कुछ हद तक अन्याय का एहसास हुआ, फिर भी उनकी बेटी का स्वास्थ्य उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उसके पास खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम दोनों मेहनत करते रहो, मैं दरवाजे पर नजर रखने में मदद करूंगी। ये शब्द इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? मैं आखिर किस तरह की मुसीबत में फंस गया हूं? किन वानरू जुआन को आखिरी बार घृणा भरी नजर से देखना चाहती थी, लेकिन तभी उसे पहले देखी हुई घटना याद आ गई और उसका चेहरा तुरंत अस्वाभाविक हो गया। वह जल्दी से बाहर चली गई।
जब उसकी माँ चली गई तो चूचुयान का मजबूत चेहरा एकदम गायब हो गया। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे इतना शर्मिंदा किया। वह बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। जुआन उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ी। ठीक है, ये सब मेरी गलती है। मुझे उसके आने का आभास हो जाना चाहिए था। बोलते ही उनके चेहरे के भाव अचानक भावहीन हो गए। चूचुयान के शरीर पर लिपटे कंबल उसके रोने के साथ ही हट गए, जिससे उसका बेदाग शरीर दिखने लगा। अब भी देख रही हो? काफी नहीं देख लिया? चूचुयान ने घबराकर कंबल वापस ओढ़ लिया। शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने खूब हंगामा किया। जुआन ने आह भरते हुए कहा, पत्नी, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें जीवन भर देखते देखते नहीं थकूंगा। चूचुयान स्वभाव से चाहे कितनी भी अभिमानी और भावहीन क्यों न हो, वह फिर भी एक नन्ही बच्ची थी जिसने अभी अभी प्रेम का पहला अनुभव किया था। अपने पति की प्रशंसा सुनकर उसके दिल में एक मधुर भावना उमड़ पड़ी। जुआन भला इतनी सुंदर और शर्मीली सूरत का विरोध कैसे कर सकता था? वह चादरों में घुस गया और उसे गले लगा लिया। तुम हमेशा इतने कठोर क्यों रहते हो? चूचुयान ने शिकायत करते हुए उसे जोर से नीचे दबा दिया। जुआन हंसी। क्या डोमिनेटिंग स्वॉर्ड इमॉर्टल आपकी पसंदीदा किताब नहीं है? अरे तुम बदमाश, तो तुमने उस दिन उसे देखा था। चूचुयान इतनी शर्मिंदा थी कि वह दिल से चाहती थी कि उसे कोई गड्ढा मिल जाए जिसमें वह छिप सके। वह खुद को रोक नहीं सका और उसने उसके खूबसूरत होठों पर चुंबन कर दिया। अल्पविराम। चू झोंगटियन और अन्य लोगों ने किनवानरू के कमरे से बाहर निकलते ही उसे घेर लिया। बाओ युलू विशेष रूप से उत्सुक लग रही थी। चुयान कैसी है? चू झोंगटियन के चेहरे पर चिंता के भाव थे। जो दृश्य उसने देखा था वह उसके दिमाग में आते ही किनवानरू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आजू इस समय उसका इलाज कर रही है। वह अब गंभीर स्थिति से बाहर आ चुकी होगी। चू झोंगटियन जोर से हंसा। वाह वाह, दामाद को तो श्रेय देना ही पड़ेगा। किनवानरू के मन में दबी हुई नाराजगी थी। अगर तुमने उस कमरे में अपनी बेटी के साथ जो कुछ वह कर रहा था वह देखा होता तो शायद तुमने उसे वहीं मार डाला होता। बाओ युलू ने उनकी जमकर प्रशंसा की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा स्वामी में इतनी अद्भुत क्षमता होगी। वे वास्तव में युवती का इलाज करने में सक्षम हैं। जब मैं बाहर आऊंगी तो मुझे उनसे ठीक से सलाह लेनी होगी। उस समय चूचुयान की बीमारी का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति वही थे और इलाज ढूंढना उनकी क्षमता से परे था। किसने सोचा होगा कि जुआन उसे बचा सकता है? भला वह उत्सुक क्यों नहीं होता? किनवानरू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मुझे नहीं लगता कि यह ऐसी कोई चीज है जिसे सीखा जा सकता है। बाओ युलू नाराज हो गई। महोदया, क्या आप इस बुढ़िया को नीचा समझ रही हैं? इस बुढ़िया ने भी चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। यहाँ तक कि जी डेंगटू भी मुझसे बस थोड़ा ही बेहतर है। इस दुनिया में ऐसा कौन सा चिकित्सीय कौशल है जो मैं नहीं सीख सकती? मुझे डर है कि आप इसे सीख नहीं पाएंगी। उनकी तकनीक बहुत ही अनोखी और खास थी। उनकी वृद्ध आकृति को देखते ही वह युवा और ऊर्जावान शख्सियत अचानक उसके मन में आ गई। इस जबरदस्त विरोधाभास ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसने तुरंत उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। बाओ युलू उसे आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था और लगातार उससे सवाल पूछता रहा। किनवानरू ने उसे शांत करने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लिया। उसे डर था कि वह इस बारे में और पूछेगा, इसलिए उसने जल्दी से अपने पति से कहा, प्रिय, इतने दिनों बाद भी हुआंझाओ वापस क्यों नहीं आई? क्या उसे कुछ हो गया है? चू झोंगटियन हैरान था। इस जागीर में आखिर क्या हो सकता है? किनवानरू ने जवाब दिया, वह हमेशा से अपनी बड़ी बहन के बहुत करीब रही है। अगर उसे क्यू होंगलेई की हालत के बारे में पता चला और वह क्रोधित होकर उस पर विलाप कोड़ा चला दे तो क्या होगा? इससे हमारे चू कबीले की प्रतिष्ठा का धराशायी हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। मैं अभी जाकर देखता हूँ। चू झोंगटियन जल्दी से निकल गया। वह चूचुयान को लेकर इतना चिंतित था कि पहले इन बातों के बारे में सोच ही नहीं पाया था। अब जब चूचुयान खतरे से बाहर हो गई थी तो उसका मन अधिक शांत हो गया। हालांकि जब उसके मन में क्यू होंगलेई के सुंदर शरीर पर विलाप कोड़े से प्रहार किए जाने का विचार आया तो वह फिर से घबरा गया। हालांकि क्यू होंगलेई के प्रति उनके मन में कोई और भावना नहीं थी, फिर भी एक पुरुष होने के नाते क्यू होंगलेई जैसी असाधारण सुंदरता वाली महिला को जरा सा भी कष्ट सहते देखना उनके लिए असहनीय था। उनके लिए यह मानो स्वर्ग की कृपा का अपमान था। अपने पति को जाते देख किनवानरू को राहत मिली। इस कमरे में मौजूद युवा जोड़े के बीच के मामले वाकई जटिल थे और अभी उन्हें इन बातों के बारे में बताना उचित नहीं था। लेकिन पिता को बिना बताए बाहर इंतजार कराना भी अनुचित लग रहा था। इसीलिए उसने उसे दूर भेजने का बहाना ढूंढ लिया था। बाओ युलू जुआन के इलाज के तरीके के बारे में दोबारा जानकारी मांगने ही वाली थी, लेकिन उसने बीच में थोड़ा रुककर उससे बात टालने के लिए एक बहाना बना लिया। उसने जल्दी से कहा, मुझे चिकित्सक बाओ से चुयान के लिए कुछ पौष्टिक दवा तैयार करने के लिए कहना होगा। कोई बात नहीं। बाओ युलू का चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि अब वह आखिरकार किसी काम आ सका था। जैसे ही वह जाने लगा, किनवानरू ने अचानक उसे फिर से पुकारा। रुको, कृपया कुछ शक्तिवर्धक दवाइयां भी तैयार कर लो। ताकत बढ़ाने वाली दवा। बाओ युलू एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसे बात समझ में आ गई। युवती की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर कुछ ताकत बढ़ाने वाली दवा तैयार रखना अच्छा होगा। बाद में आने वाले दूसरे और तीसरे शाखा के लोगों को भी वापस भेज दिया गया। इसके अलावा चू युचेंग अभी भी गंभीर रूप से घायल था और उसे उचित देखभाल की आवश्यकता थी। जब सबको विदा कर दिया गया तो किनवानरू ने आखिरकार राहत की सांस ली। अब उसे इस बात की चिंता नहीं करनी थी कि अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में किसी को पता चल जाएगा। अगर किसी अप्रत्याशित घटना की खबर बाहर फैल जाती तो निश्चित रूप से एक बड़ा घोटाला सामने आ जाता। ये सब जुआन की गलती है। उस लड़के की हरकतों से उसका दिल सचमुच बहुत परेशान था। आपने किनवानरू को ट्रोल करके 233 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अल्पविराम। चू झोंगटियन मेहमानों के कमरों की ओर जा ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात चू हुआंझाओ से हुई जो वापस आ रही थी।
उसने तुरंत पूछा, छोटे हुआन झाओ, तुमने लेडी कियू के साथ क्या किया? मैं तो बस उसी के बारे में आपसे पूछने ही वाली थी। मुझे वो औरत मिली ही नहीं। चू हुआनझाओ ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। पिताजी, आप अजीब व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अजीब। वो आपकी रखेल तो नहीं है, तो आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? चू जोंगटियन ने अपनी बेटी को गुस्से भरी नजर से देखा। तुम्हारे जैसी बच्ची को इतनी सारी बेतुकी बातें सोचने की आदत कहाँ से आ गई? उन्होंने चू एस्टेट में चारों ओर देखा, उनका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। क्या वह औरत यहाँ चोरी करने आई थी? अध्याय 290, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? चू जोंगटियन घबरा गया। वह जागीर की कीमती वस्तुओं की जांच करने के लिए दौड़ा। अपने पिता के हाव भाव देखकर चू हुआनझाओ को लगा कि कोई बड़ी घटना घटी है। वह घबराकर उनके पीछे पीछे चली। चू जोंगटियन ने कुल के खजानों की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन कुछ भी गायब नहीं पाया। उनके पास मौजूद अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धारा लंबे समय से दूषित हो चुकी थी। क्या मैंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया? चू जोंगटियन ने जिनझू नाम के नौकर को बुलाया और उससे पूछा कि वह कियू होंगलेई को कहाँ ले गया है। जिनझू असमंजस में पड़ गया। क्या मालिक ने मुझे उस महिला को छोटे मालिक के कमरे में लाने के लिए नहीं कहा था? चू जोंगटियन के चेहरे पर खालीपन का भाव था। मैंने ऐसा कब कहा? लेडी कियू ने कहा कि आपने ऐसा किया, जिनझू ने बेहद गंभीर लहजे में जवाब दिया। चू जोंगटियन अवाक रह गया। हमारे इलाके में इतनी सारी अद्भुत चीजें क्यों हैं? चेंग शॉपिंग ने पहले ही हमें बहुत परेशान कर दिया है, अब हमें इस जिनझू से भी निपटना होगा। चू हुआनझाओ ने उसकी बात तुरंत समझ ली। वह जीजाजी के कमरे में गई। ये औरत कितनी बेशर्म है। चू हुआनझाओ तुरंत गुस्से से भड़क उठी। वह आग बबूला होकर जुआन के घर की ओर दौड़ी। चू जोंगटियन की भौहें माथे पर चढ़ गईं। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी वाकई अपने साथ विलाप करने वाला कोड़ा लाई थी। उसे डर था कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। अल्पविराम। कियू होंगलेई और पेई म्यानमान ने एक दूसरे पर मुके और लात बरसाए। उनकी लड़ाई 100 से अधिक वारों तक चली। वे शुरुआती दौर में एक दूसरे को परखने के अभ्यास से आगे बढ़कर पुनर्तः एक दूसरे के खिलाफ बेरोकटोक मुकाबले में उतर चुके थे। इतनी भीषण मेहनत के बाद दोनों को काफी आंतरिक चोटें आईं। अपना नाम बताओ, कुतिया, पेई म्यानमान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, और दोनों लड़ाकों के थोड़ी देर आराम करने पर वह हौंफने लगी। वह पहले ही यहाँ आ गई थी और जुआन के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भला किसने सोचा होगा कि यह अनजान महिला अचानक सामने आ जाएगी? ये चौंकाने वाली सच्चाई उसकी उम्मीदों से इतनी अलग थी कि वह गुस्से से आग बबूला हो गई। कियू होंगलेई ने हार मानने से इनकार कर दिया। और तुम कौन सी कुतिया हो? उनमें से हर कोई यह सोच रहा था कि दूसरी महिला कौन थी। क्या वह जुआन की दोस्त थी या दुश्मन? दुर्भाग्यवश दोनों में से कोई भी एक दूसरे की पहचान जानने में कोई खास प्रगति नहीं कर सका। अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जो वे एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे। उन दोनों के मन में कुछ छिपे हुए इरादे थे और पकड़े जाने के डर से उनमें से कोई भी जुआन के साथ अपने रिश्ते के बारे में दूसरे से पूछने को तैयार नहीं था। दोनों एक और दौर के लिए कूद पड़े। दोनों ने एक दूसरे की छाती पर वार किया। हैं, ये स्तन इतने बड़े क्यों हैं? यह महिला मुझसे कमतर नहीं है। मुझे पता ही नहीं था कि आजू के साथ ऐसी कोई होगी। अल्पविराम। लड़ाई और भी तीव्र होती चली गई। अचानक पेई म्यानमान को पास आते तेज कदमों की आवाज सुनाई दी और वह चौंक गई। इस बार खुद को भाग्यशाली समझो, उसने ठंडे स्वर में कहा। वह नहीं चाहती थी कि चू कबीले को पता चले कि वह यहाँ है, इसलिए वह इस महिला के साथ अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए नहीं रुक सकती थी। हम्फ, बस मामूली 5वां स्थान। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें इसका पछतावा जरूर करवाऊंगा। वह पलक झपकते ही दूर कूद गई। उसकी गति की तकनीक ने उसे असाधारण रफ्तार प्रदान की और उसकी आकृति रात के अंधेरे में गायब हो गई। कियू होंगलेई ने अपनी छाती पर हाथ फेरा, उसके चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई दी। उस कमीनी के दांव पेंच वाकई बहुत खतरनाक थे। अगर मुझे चू कबीले को डराने का डर न होता तो मैं तुम्हें 100 बार मार चुकी होती। हम्फ, बस मामूली 5वां स्थान। कियू होंगलेई, तुरंत बाहर आओ। दूर से एक युवती की गुस्से भरी चीख सुनाई दी। क्या ये वही मूर्ख दूसरी बेटी है? जाहिर है उसने अपना कदम उठाने से पहले चू परिवार की पूरी छानबीन की थी और यहाँ के सभी महत्वपूर्ण लोगों के बारे में उसे अच्छी जानकारी थी। उसने अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करने के बारे में सोचा, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में बाहर निकलने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाई। तुम्हें क्या हुआ? चू हुआनझाओ मूल रूप से उसकी शिकायत करने आई थी, लेकिन जब उसने दूसरे पक्ष की स्पष्ट व्यथा देखी तो उसने अनजाने में अपने ये शब्द रोक लिए। चू झोंगतियान भी दंग रह गया। कियू होंगलेई के कपड़े और बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा मनमोहक गुलाबी रंग से लाल हो गया था। उसके माथे पर पसीने की हल्की चमक थी। इन सब ने उसे और भी मोहक और भी प्यारी और मनमोहक बना दिया था। लेडी कियू, क्या हुआ? चू झोंगटियन ने सहज रूप से अपनी बेटी के शब्दों को दोहराया। ब्राइट मून ड्यूक, एक औरत अचानक कहीं से आई और मुझ पर हमला कर दिया। अगर ब्राइटनून ड्यूक समय पर न आते तो शायद मैं बोलते समय कियू होंगलेई का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अमर निवास में इतना समय बिताने के बाद वह रोने की कला में माहिर हो चुकी थी। उसकी सिसकियां इतनी सच्ची और दिल दहला देने वाली थीं कि दूसरों के दिलों में दया भर गई। एक महिला। चू झोंगटियन चौंक गया। उसने अनजाने में अपनी बेटी की ओर देखा। चू हुआंगझाओ घबरा गई। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो हर समय तुम्हारे साथ ही रही हूँ। चू झोंगटियन अंदर जाकर देखने लगा। कुर्सियों और मेजों की अव्यवस्था देखकर चू झोंगटियन का चेहरा अजीब हो गया। क्या लेडी कियू भी साधिका हैं? मुझे उसके शरीर से की ऊर्जा का कोई अंश क्यों नहीं महसूस हो रहा है? मैं कोई सच्चा साधक नहीं हूँ, मैंने तो बस कुछ ही तरकीबें सीखी हैं। आखिरकार अमर निवास जैसी जगह में मुझे अपनी रक्षा करने का कोई तरीका तो चाहिए ही था। कियू होंगलेई के पास बहाना तैयार था। चू झोंगटियन ने सिर हिलाया।
ये स्पष्टीकरण तर्कसंगत लगा। उसने उस जगह का सरसरी तौर पर निरीक्षण किया। ऐसा लगता है कि अंधेरे के कारण रहस्यमय घुसपैठिए को भी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थीं। कियू होंगलेई ने जल्दी से कहा, मुझे यकीन है कि ब्राइटन मून ड्यूक के अचानक आने से चोर घबराकर भाग गया। हालांकि चू झोंगतियान आमतौर पर स्त्री आकर्षण से प्रभावित नहीं होता था, फिर भी एक सुंदरी से प्रशंसा पाकर उसे गर्व का अनुभव हुआ। हमारे चू वंश की लापरवाही अब भी जारी है और इसी वजह से लेडी कियू को डर लग गया है। आपने कहा कि यह चोर एक महिला थी। ये सही है, वह एक महिला है और काफी युवा भी है। लेकिन उसके स्तन तो बहुत बड़े हैं। स्वाभाविक रूप से उसने यह आखिरी बात जोर से नहीं कही। एक महिला, चू झोंगटियन हैरान था। हाल ही में इतने सारे घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं? क्या ये सब महज एक संयोग है? हमें यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की सख्त जरूरत है। ये बात ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, लेडी कियू, यह इलाका थोड़ा दूर है, इसलिए सुरक्षा थोड़ी ढीली हो सकती है। नौकरों, लेडी कियू को आराम करने के लिए एक अतिथि कक्ष में ले चलो। वह जाहिर तौर पर अपने दामाद को इस महिला के साथ सोने नहीं देगा। कियू होंगलेई ने जरा भी आपत्ति नहीं जताई। धन्यवाद, ब्राइटन मून ड्यूक, उसने मन ही मन कोसते हुए कहा। यह सब उस रहस्यमयी औरत की गलती है। अगर वो न होती तो आजू के साथ मेरा रिश्ता और भी गहरा हो सकता था। कियू होंगलेई को विदा करने के बाद चू झोंगतियान ने अपने नौकर होंग जोंग को बुलाया और उसे जागीर की सुरक्षा को और मजबूत करने का आदेश दिया। हाल ही में कई घटनाएं घटित हुई थीं। चू हुआनझाओ को अपनी बड़ी बहन का हालचाल जानने के लिए भेजा गया था। रास्ते में उसे एहसास हुआ कि वह असल में उस चालाक औरत से हिसाब बराबर करने गई थी। उसने उसे यूं ही क्यों जाने दिया? हालांकि उसे उस दूसरी महिला की दयनीय हालत याद आ गई और उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसे उस रहस्यमयी महिला से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। उस महिला ने सचमुच उसके गुस्से को कुछ हद तक शांत करने में मदद की थी। हालांकि उसका खुशनुमा मूड ज्यादा देर तक नहीं रहा। वैसे तो वह आमतौर पर बेफिक्र रहती थी, लेकिन खूबसूरती और बदसूरती में वह साफ अंतर समझती थी। वह हमेशा से यही सोचती थी कि कियू होंगलेई की प्रसिद्धि निराधार थी। आखिर वह कितनी खूबसूरत हो सकती थी? अब जब उसने उसे अपनी आंखों से देख लिया था तो उसे मानना ही पड़ा कि वह लड़की अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। उसकी हर एक हरकत एक स्त्री की शालीनता को पूरी तरह से दर्शाती थी। उसने अपनी भद्दी छाती को देखा। उसकी भी इतनी बड़ी है। उसने धीरे से बुदबुदाया, तुमने क्या कहा? किनवानरू अपनी बेटी के कमरे के बाहर पहरा दे रही थी, तभी अचानक उसने देखा कि उसकी सबसे छोटी बेटी बड़बड़ाते हुए उसके पास आई। कुछ नहीं। चू हुआनझाओ की निगाहें झपकीं। अपनी माँ की सुडौल छाती देखकर वह और भी उदास हो गई। मुझे यह विरासत में अपनी माँ से क्यों नहीं मिल सका? अन्यथा मुझे उस कियू होंगलेई से डरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या सच में कुछ नहीं हुआ? किनवानरू ने चू हुआनझाओ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उनकी बेटी के चेहरे पर असामान्य भाव देखकर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। उनकी बड़ी बेटी के साथ कुछ तो हुआ था। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी छोटी बेटी के साथ भी कुछ हो। चू हुआनझाओ का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं। बड़ी बहन कैसी हैं? अब किनवानरू की शर्माने की बारी थी। आपके जीजाजी इलाज कर रहे हैं। ये सुनकर चू हुआनझाओ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। जीजाजी कमाल के हैं। अगर मैं कभी बीमार पड़ी तो जीजाजी से ही इलाज करवाऊंगी। किनवानरू डर के मारे एकदम पीली पड़ गई। बिल्कुल नहीं। क्यों? चू हुआनझाओ अचंभित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। क्यों मत पूछो। अगर मैं मना कर दूं तो मना ही कर दूंगी। जुआन के इलाज के तरीके की याद आते ही किनवानरू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बड़ी बहन के लिए तो ठीक है, मेरे लिए क्यों नहीं? माँ, आप अन्याय कर रही हैं। चू हुआनझाओ कियू होंगलेई के बारे में सोचते सोचते पहले से ही दुखी थी। उसका मन बचपन की उन यादों में खो गया जिनमें उसकी माँ हमेशा उसकी बड़ी बहन की तारीफ करती थी। भले ही माँ ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन हर बच्चा चाहता है कि वही अपने माता पिता का सबसे प्यारा बच्चा हो। उसके सारे दबे हुए भाव उमड़ पड़े और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मुड़ी और भाग गई। चाहे किनवानरू उसे कितना भी पुकारती रही, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये बच्ची। किनवानरू ने गुस्से से पैर पटका। चू चुयान की हालत इस समय गंभीर थी, इसलिए वह दरवाजे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। पैर पटकना ही उसके लिए एकमात्र उपाय था। ना समझ बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा जीजा तुम्हारी बड़ी बहन के साथ कैसा बर्ताव करता है? क्या तुम सचमुच उसके जैसा बर्ताव सहना चाहोगे? ये सब जुआन की गलती है। आपने किनवानरू को ट्रोल करके 531 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। कमरे के अंदर जुआन कांप उठी। इस औरत को मुझसे क्या दुश्मनी है? ऐसे समय में वह मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही है? चू चुयान ने महसूस किया कि उसमें कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? उसने कुछ लड़खड़ाती आवाज में पूछा। वह डर के मारे उछल पड़ी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उसकी अपनी आवाज है। उसने पहले कभी इतनी स्पष्ट आवाज में बात नहीं की थी। हालांकि ये सब उसे बिल्कुल स्वाभाविक लग रहा था। जुआन मुस्कुराए। कुछ नहीं, हम तुम्हारी माँ हमेशा मुझे तंग करती रहती है, इसलिए तुम्हारे शरीर से ब्याज वसूलना तो बनता ही है। अल्पविराम। किनवानरू के पैर इतने लंबे समय तक खड़े रहने से जवाब देने ही वाले थे। आखिरकार कमरे का दरवाजा खुला। जुआन पूरी तरह से कपड़े पहने हुए बाहर आई। उसने उसे घूर कर देखा। क्या तुम कोई जानवर हो? तुम्हें कितना समय चाहिए? लेकिन उसके लिए ये बात जोर से कहना नामुमकिन था। उसने पूछा, चुयान कैसा है? जुआन ने जवाब दिया, वह खतरे से बाहर है। कुछ और सत्रों के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इससे बीमारी जड़ से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। किनवानरू हैरान रह गई। आपको कुछ और सत्रों की जरूरत है? हाँ। जुआन के चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। दरअसल यह उसकी अपनी स्वार्थपरक मंशा थी। आज के बाद से चू चुयान की हालत में काफी सुधार हो चुका था।
हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय उन्हीं का था। अगर वे इस शानदार अवसर को गंवा देते तो क्या वे मूर्ख नहीं कहलाते। किनवानरू के चेहरे के भाव कई बार बदले। अंत में उसने कुछ भी न कहने का फैसला किया। इसके बजाय वह जल्दी से अपनी बेटी की हालत देखने के लिए अंदर चली गई। जुआन सोच रहा था कि क्या अब उसका जाना अनुचित होगा। हालांकि अब जब माँ और बेटी आपस में निजी तौर पर बातें कर रही थी तो उसका वहां रुकना थोड़ा अजीब होगा। जैसे ही वह जाने वाला था, घबराई हुई युएशान दौड़कर आई। मालिक और मालकिन कहाँ हैं? कोई बड़ी घटना घटी है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।